लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर, जहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। अगर आप नोटिस करते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आएगा जब ये जिफ रीलोड हो जाएगा, यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर इसमें एक अनक्लीन डेटा आ रहा है। फर्ज करो पहली दफा डेटा लोड किया तो ऊपर फ्लाइट्स डेटा समरी दिस रिपोर्ट वाज गॉन। अब जैसे ही इसने क्लिक किया क्लीन विद डेटा इंटरप्रेटर, ऑटोमेटिकली डेटा ठीक हो गया। दोबारा से नोटिस कीजिएगा, देखिएगा अनक्लीन डेटा लोड हो गया जिसमें हेडर्स सही पिकअप नहीं हुए। मेरे हेडर्स डेटा कहां से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही मैंने क्लीन डेटा किया तो ऑटोमेटिकली ठीक हो गया मेरा हेडर। अब ये कैसे हुआ, आई वांट टू चेक कि ठीक तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ। आई कैन क्लिक रिव्यू रिजल्ट्स, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे रिपोर्ट देगा कि इस फील्ड्स को मैंने हेडर तस्वीर किया और यहां से मैंने डेटा को पिकअप कर लिया। अब आपके जहन में ये बात, सर व्हाट इफ कि अगर खराब डेटा आ रहा हो, कुछ और लिखा हो फिर डेटा हो, फिर कुछ और लिखा हो फिर डेटा हो, और अगर ऐसे हो और अगर वैसे हो, तो एल्गोरिथम को चैलेंज करना और फेल करना इसका मकसद नहीं करेगा। बेसिक लेवल के डेटा के ऊपर जहाँ पे शुरू में थोड़ा सा अनक्लीन है वो वहां पे काम करेगा और आपको क्लीन करके चला के दे देगा। लेकिन अगर आपका पूरा डेटा का आवा ही बिगड़ा हुआ है तो टेबल्यू इज नॉट द राइट टूल टू स्टार्ट विद। गो टू टेबल्यू प्रेप, मेक योर डेटा करेक्ट, अपने हिसाब से उसको पूरा तोड़ ताड़ के सेट कर लो और फिर एक्सपोर्ट अ सीएसवी एंड ब्रिंग इन टेबल्यू। क्या ये बात सबको क्लियर है? अब क्योंकि आप टेबल्यू प्रेप कर चुके हो तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट बात का समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक अनक्लीन डेटा टेबल्यू में लोड करने जा रहा हूँ। टेबल्यू डेटा एक्सट्रैक्ट लास्ट टाइम नहीं हमने एक्सपोर्ट किया था, वो डायरेक्टली यहाँ पे लोड हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर डेटा सेट खोला है जो कि कुछ इस तरीके से, इस पे लिखा हुआ है प्रोड्यूस्ड है T24। तो आप बताओ डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है ना, तो इसको पिकअप भी यहीं से करना चाहिए। लेकिन देखना मैं ये जब फाइल लोड करूंगा तो टेबल्यू क्या करेगा। हेडर में इसने क्या पिक किया, प्रोड्यूस बाय, क्या ये ठीक है? हमको क्लीन करना है डेटा, क्या डेटा क्लीन हो गया, राइट हेडर्स पिक हो गए। नाउ वी वांट टू सी द रिपोर्ट कि कैसे इसने किया। इट विल ओपन इन एक्सेल फाइल। आ गई सेम फाइल, यहाँ पे नोटिस करो वो बता रहा है कि ये डेटा को मैंने हेडर्स लिया है, रेड वाले को, और ग्रीन वाले को एज अ डेटा लिया है। ऑर्डर्स का डेटा है, इस चीज को इसने क्या लिया है और इसको क्या लिया ऑनवर्ड्स। क्या ये बात एक्सप्लेन कर पा रहा है? सो दिस इज डेटा इंटरप्रेटर इन टेबल्यू। सर्टेन सिनेरियोज में काम आएगा आपके, सर्टेन सिनेरियोज में काम नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर है? बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है तो डोंट यूज इंटरप्रेटर, गो इन टेबल्यू प्रेप, प्रिपेयर योर डेटा, एक्सपोर्ट एंड कम बैक एंड लोड इन टेबल्यू। क्या ये बात सबको क्लियर है? एक्सेल के अलावा दसियों डेटा सोर्सेज है जो हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको CSV देता हूं, आप लोगों ने RWFD डाउनलोड कर लिए, RWFD के जिप फाइल मौजूद है, उस जिप फाइल को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लें। कर लिया? जब आपके पास क्या अवेलेबल है, CSVs अवेलेबल है, तो आप टेबल्यू में आएंगे ना और आप ओपन करेंगे एक्सेल के अंदर CSV को, तो वो रीड नहीं कर पाएगा। अगेन वही लेसन जैसे टेबल्यू प्रेप के अंदर हमने टेक्स्ट फाइल किया था
और CSV को लोड किया था, याद है? तो आपने यहाँ टेब्ल्यू के अंदर भी यही काम करना है कि आप क्लिक करेंगे और CSV लोड करेंगे। अभी आपने लोड नहीं करना। क्या ये बात क्लियर है? इसके अलावा टेब्ल्यू के अंदर हम SQL से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप रियल लाइफ में अपने पास जाके काम करेंगे तो आप डेटाबेस को कुछ ऐसे कनेक्ट करेंगे। आपके पास उल्टे हाथ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर एक जिफ चल रहा है। आपने SQL सर्वर लिखा, अपने क्रेडेंशियल्स डाले डेटाबेस के, और उसके बाद आपने कर दिया साइन इन। जब आपने साइन इन कर दिया तो आपके पास डेटाबेस के टेबल्स आ जाएंगे। आप टेबल को सेलेक्ट करेंगे और वहां से फिर अपने टेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज करना शुरू कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है? ये भी हो सकता है कभी कभार हमें, जैसे याद है लास्ट टाइम हमने व्यू लिखा था, याद है हमने व्यू लिखा था, तो हम दो काम कर सकते हैं। हमारा व्यू यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल होगा, हम व्यू को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और हम चाहें तो जो व्यू की क्वेरी है उसको अंदर से निकाले, वो जो ज्वाइन लगी हुई क्वेरी है, और उसको कस्टम सीक्वल में भी डाल सकते हैं। मतलब अगर मैं कोई कस्टम SQL लिखकर अपनी लॉजिक बनाकर लाना चाहता हूँ डेटा, तो वो भी ला सकता हूँ। तो either you can bring tables and model your data, or you can also write a custom SQL। क्या सबको ये बात क्लियर है? जी नहीं, आप SQL लाइट में से कॉपी करोगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कस्टम सीक्वल में लाके लिखोगे, और फिर जब कनेक्ट करोगे तो फिर वो क्या करेगा, क्वेरी जाके चलाएगा, क्वेरी के अगेंस्ट में जो डेटा आएगा वो खेल के इसमें ले आएगा टैब्ल्यू। डेटाबेस तो सबसे पहले कनेक्ट करोगे, जब कनेक्ट कर लोगे तो दो ऑप्शन है, आइदर ड्रैग एंड ड्रॉप टेबल्स और आइदर राइट अ कस्टम। आप बहुत सारे दूसरे डेटा सोर्सेज से भी कनेक्ट कर सकते हो भाई। ये Amazon एरोरा डेटाबेस है जो क्लाउड पे अवेलेबल होती है, उससे कनेक्ट करके दिखा रहा है। तो इट्स नॉट अ यूजुअल डेटाबेस जो SQL सर्वर वगैरह होता है। आपका डेटा आ गया, आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सो देयर आर टन्स ऑफ डेटाबेसेस अवेलेबल एंड यू कैन एक्सप्लोर मोर व्हाट डेटा सोर्सेज आई कैन कनेक्ट बाय जस्ट डूइंग this, and this entire buffet of database is available। ठीक है भाई, मुझे तो वास्ते ही नहीं पड़ा ऐसे तो बहुत सारे डेटा सोर्सेज का, लेकिन जब आप अपवर्क वगैरह पे फ्रीलांस करोगे ना तो आपको नजर आएगा कि गोला बोलेगा यार तुम जो है वो बॉक्स से कनेक्ट कर सकते हो, तो वो बॉक्स का डेटा सोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, वो डिफॉल्ट प्रोग्राम है जो CSV कौन सा देखना पड़ेगा, एक सेकंड है ना। कौन सा सोर्स कह रहे हो? जे को लोकेट करेंगे, आ रहा है जेडॉक्स, आ रहा है किसी के पास? नहीं, जेडॉक्स नहीं आ रहा। अगर आपके पास कोई डेटाबेस नहीं आ रहा, फर्ज करो कि आपके पास कोई डेटा सोर्स नहीं आ रहा, तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट बाय JDBC एंड ODBC मेथड्स। अब ये क्या होते हैं, आपको इसके ऊपर PhD करने की जरूरत नहीं है। आप अपने डेटा इंजीनियर को बोलना भाई इधर आओ थोड़ी देर, मेहरबानी करके डेटाबेस कनेक्ट करके दे दो, दैट्स इट। वो आपको फिगर आउट करके कनेक्ट करवा के दे देगा। ठीक है, और आप बराबर में बैठे होगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि कैसे किया। क्या सबको क्लियर है? लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के जरिए आप किसी भी दुनिया की डेटाबेस को एनालाइज कर सकते हो। ये बात क्लियर है? हर डेटाबेस के अंदर एक JDBC या ODBC के कनेक्टर का फ्रेमवर्क मौजूद होता है। ये जनरलाइज फ्रेमवर्क है। इससे फिर आप जेडॉक्स कनेक्ट करो, आप क्विक बुक्स कनेक्ट करो, कोई भी कनेक्ट करो। जी पब्लिक में नहीं आएंगे ऑप्शंस, बिकॉज दिस इज नॉट कमर्शियल टूल, राइट?
पब्लिक के अंदर ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे। अगेन बहुत सारे नए कनेक्टर्स भी आ गए, स्पार्क सीक्वल अवेलेबल है। कितने लोगों ने स्नोफ्लेक का नाम सुना है? स्नोफ्लेक सुना है किसी ने? नेक्स्ट जनरेशन डेटा लेक हाउस एक कॉन्सेप्ट है। वो लेक हाउस कॉन्सेप्ट पे शायद नेक्स्ट 10 इयर्स में आप स्नोफ्लेक पे काम कर रहे हो। डेटाबेसिस में जैसे ऑरेकल वगैरह ये सब है ना, ऐसे आप स्नोफ्लेक पे काम कर रहे हो। बाहर गोरे ने अभी से ये काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने 10 साल इसलिए बोले, पाकिस्तान में स्नोफ्लेक 10 साल में आने। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? अच्छा भाई, जॉइंस को देख के घबराहट तो नहीं हो रही है? सोच रहे थे कि एसक्यूएल से जान छूटी थी, जॉइंस से फिर आ गए। जॉइंस क्या वीलुकअप से घबराहट होती है? क्यों? वो आसान लगता है, जॉइंस की मुश्किल लग रही है। सिर्फ प्रैक्टिस दिखने की, कॉन्सेप्चुअली तो वही चीज है। सेम चीज आप टैब्यू में भी कर सकते हो। अब आप एक काम किया ना, आप अपने ऊपर डेटा सोर्स पे क्लिक करो। अगर आपने डेटा लोड कर दिया है ना, फर्ज करो कि आपने डेटा लोड किया हुआ है और आप यहाँ पे खड़े हुए हो, यहाँ पे खड़े हुए हो, फर्ज करो यहाँ खड़े हुए हो। आप डेटा पे जाओ, अपने इस पे क्लिक करो और एडिट डेटा सोर्स कर दो। वापस से इस स्क्रीन पे आ जाओगे। आगे हो भाई, यहाँ खड़े हुए, राइट क्लिक करो, एडिट डेटा सोर्स कर लो। आगे। अब एक काम करना, आप एक काम कीजिएगा, देखिए गौर से देखें, यहां तक पहुंच गए भाई? राइट क्लिक करो ना, डेटा सोर्स को एडिट करो। क्या हो गया? इसको राइट क्लिक करो और एडिट डेटा सोर्स करो। दैट्स इट, हो गया। किसके पास एडिट कनेक्शन आ रही सही है? यहां तक सब लोग पहुंच गए? अच्छा प्लीज करो, गौर से देखिएगा इससे पहले कि स्क्रीन गायब हो जाए। ये देखें, ऑर्डर्स ये आ रहा है आपके पास, डब्बा बना हुआ, इस पे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक कर लिया आपने? डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये सिंगल पट्टी आ जाएगी ब्लू कलर की, आ रही है? अब ये क्या हमने किया मैं थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन पहले जॉइंट समझ लेते हैं। भाई जब मैं डेटा लेकर आता हूं तो मुझे हो सकता है ना कि मल्टीपल चीजों से ज्वाइन करना पड़े। मैंने ऑर्डर्स का डेटा ला चुका हूं, ऐसे ही ऑर्डर्स यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको। अब नोटिस कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप पीपल को डबल क्लिक कीजिए। लिखना नहीं पड़ रहा, राइट? बट दिमाग फिर भी इस्तेमाल करना होगा। आप नोटिस कीजिए, इस वेन डायग्राम पे क्लिक कीजिए। राइट, बिल्कुल ये जो है वो एसक्यूएल की जगह डीएचए हो गया यहाँ पर। चलो अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पीपल में क्या डेटा मौजूद है? ये आपको एक्सप्लोर करना होगा, पीपल में डेटा क्या मौजूद है, कैसे पकड़ेंगे? आपके पास नहीं, न्यू व्यू डेटा के अंदर तो आपके पास ज्वाइन के बाद जो सूरत हाल है वो आ रही है। समझाता हूँ, पीपल के बराबर में ना यहाँ पे ऐसे ग्रिड बनी हुई है, देख रहे हो? सो क्लिक करो तो आपको ये दिखाएगा कि पीपल के डेटा में क्या मौजूद है, नेम्स एंड रीजन्स। और हमारे जो ओरिजिनल ऑर्डर्स के डेटा है उसमें भी रीजन्स मौजूद है। तो हम रीजन पे रीजन लगाकर वी लुकअप करके रीजनल मैनेजर ला सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे किसके जरिए होगा? जॉइंट्स। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अब जब मैंने डबल क्लिक किया है तो ऑटोमेटिकली इसने पकड़ लिया कि रीजन पे रीजन पीपल का ज्वाइन लगाऊंगा तो मुझे हर रीजन के अगेंस्ट में उसका मैनेजर मिल जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे इनर ज्वाइन करना चाहिए लेफ्ट ज्वाइन? वाई लेफ्ट?
फर्ज करो कि मेरे पास 4 रीजन्स मौजूद हैं और पीपल्स के डेटा के अंदर भी 4 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, तो मैं इनर ज्वाइन तो कर सकता हूँ ना, क्वालिफाइड है कि नहीं? लेकिन व्हाई आई वुड प्रेफर लेफ्ट? हाँ, किसी दिन किसी नए रीजन के बंदे का ऑर्डर आ जाता है, किसी नया रीजनल सेल्स मैनेजर हायर होता है और रीजन का जो टेबल है वो अपडेट नहीं होता, तो उस दिन इनर ज्वाइन उस रिकॉर्ड को खा जाएगा। आपको पता है ना एसक्यूएल के ज्वाइन इनर ज्वाइन। तो इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? तो प्लीज चेंज इट टू लेफ्ट। हो गया लेफ्ट ज्वाइन, बस ऐसे ही लेफ्ट ज्वाइन होता है। तो एसक्यूएल में कौन सा मुश्किल था, पहले ज्वाइन लिख लिया था, उसके आगे लेफ्ट लिख देते, हो गया। वहां भी यही काम होता है, राइट? अब दिमाग में आपको फायदा ये है कि बीइंग अ कंसल्टेंट, व्हाई आई कॉल दिस क्लास एज अ कंसल्टेंट, व्हाई? बिकॉज दिस इज एक्चुअली इनेबलिंग यू कि आप इवन यूआई के एक्शंस कर रहे हो लेकिन आपके जहन में क्वेरी बन रही है कि यार ऐसे ज्वाइन हुआ होगा। ये इंट्यूशन एक नॉर्मल स्टूडेंट में मिसिंग होता है। बात समझ आई? तो इसलिए यहाँ पे टूल ड्रिवन ट्रेनिंग नहीं कराई जाती, यहाँ पे आपको स्कोप समझाया जाता है, उसमें जितने टूल्स हैं वो मीन्स टू एन एंड है। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे मुझे बताएं इसको चमत्कार कैसे हुआ कि यहाँ पे रीजन टू रीजन हो गया मैपिंग? क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन फील्ड्स मौजूद थी। याद है हमने सेम सिनेरियो टैब्ल्यू प्रेप में भी एनकाउंटर किया था, जहां पे हमारा सिटी टू सिटी ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गया था। तो आपने तब तजस्सुस नहीं लगाया था, तब मैंने आपको चैलेंज भी नहीं किया क्योंकि उसमें कैपेसिटी बची नहीं थी आपकी, तो मैंने आपको जाने दिए बात। लेकिन आपने कभी सोचा कि सिटी टू सिटी ऑटोमेटिक कैसे उठाए? बेस्ड ऑन नेम्स। तो मुझे बताओ कि अगर मैं ट्रिप्स का डेटा लोड करता हूं और स्टेशन का डेटा ज्वाइन करता हूं तो वो किस पे ज्वाइन कर देगा? ट्रिप्स की आईडी को स्टेशन की आईडी पे ज्वाइन कर देगा। तो ये हराम है कि नहीं? सेंस व्हाट द इशू? सेम नेम पे ज्वाइन कर रहा है तो आपने अपना आंखें खोल के विजडम इस्तेमाल करना है कि किस चीज पे ज्वाइन कर रहा है। देन यू वुड रीलोकेट दैट ज्वाइन। स्टेशन की तो आईडी रहने दोगे लेकिन यहाँ पे किसकी बेसिस पे करोगे? स्टार्ट स्टेशन, फिर एक और दफा स्टेशन ड्रैग करके लाओगे, फिर वापस वही आईडी की बेसिस पे कर देगा, फिर चेंज करोगे, इस बार आप करोगे एंड स्टेशन की बेसिस पे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? सब लोगों को क्लियर है? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है स्क्रीन का? अब इसके अंदर हम पीपल का डेटा लेकर आ गए। हर रीजन के अगेंस्ट में मेरे पास पीपल का डेटा अवेलेबल हो चुका है। यहाँ पे नोटिस कर रहे हो पीपल नाम लिखे हुए आ रहे हैं, पहले ये नाम मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। सिंगल मर्ज डेटा सेट हो गया है। ये बात क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है? अब हम एक और काम करने जा रहे हैं। मुझे बताओ यहां पे रिटर्न्स का डेटा है, रिटर्न्स का, रिटर्न्स पे डबल क्लिक करो। इनर ज्वाइन बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, रिटर्न्स को मुझे इनर ज्वाइन करना चाहिए, राइट ज्वाइन करना चाहिए, लेफ्ट ज्वाइन या फुल आउटर? सबसे पहले आप मुझसे पूछे कि मैं आपका थॉट प्रोसेस समझाता हूँ। सबसे पहले आप मुझसे पूछे सर रिटर्न्स के डेटा में है क्या? मुझे पहले सवाल पूछे, रिटर्न्स के डेटा में है क्या? रिटर्न्स के डेटा में जो ऑर्डर्स रिटर्न हुए हैं उसका डेटा है। क्या आपके जहन में ये बात सुनते ही समझ में आया कि क्या सारे ऑर्डर्स रिटर्न होते हैं? कुछ। दैट मींस कि अगर मैं इनर ज्वाइन कर बैठूंगा तो बेस्ड ऑन ऑर्डर आईडीज, तो आई वुड ओनली गेट द डेटा फॉर रिटर्न ऑर्डर्स। जो ऑर्डर्स रिटर्न नहीं हुए वो मुझे मिलेंगे। तो अगर मेरा ऑर्डर्स का टेबल लेफ्ट पे है और रिटर्न्स का डेटा राइट पे है तो मुझे लेफ्ट ज्वाइन करना चाहिए, इनर ज्वाइन? लेफ्ट ज्वाइन करूंगा ताकि मेरे पास तमाम ऑर्डर्स आ जाए, चाहे वो रिटर्न हुए या, लेकिन अगर वो रिटर्न हुए तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रिटर्न्स का डेटा ज्वाइन होके वीलुकअप होके आ जाएगा। मेक सेंस? क्या लिखा है? एरर क्या आ रहा है? ठीक है बता देता हूँ। जिनके पास एरर आ रहा है ना उसकी वजह ये है कि आपने ऑर्डर आईडी को क्या किया था? चेंज करके क्या कर दिया था? रॉ आईडी को किया था। तो क्या आपके पास ऑर्डर आईडी मौजूद है?
आप ऑर्डर आईडी लिखे, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है तो दोनों साइड पे ऑर्डर आईडी लिखे। बेसिकली कुछ लोगों का एरर नहीं आ रहा होगा, कुछ लोगों का एरर आ रहा है, वो देखते हैं। वो सिर्फ ऑर्डर आईडी नहीं आ रहा। कुछ हमारे दोस्तों ने नीचे वाला रिटर्न्स क्लिक कर दिया है, ये नहीं करना, ये वाला रिटर्न्स क्लिक। 101 परम्यूटेशन से गलती होगी, हर कोई अपने अंदाज से कर रहा है कि कैसे कैसे एक एरर आ जाए। इसको अगेन ये ऑर्डर आईडी में पिक हो गया है, तो क्या हमें विजिलेंट रह के देखने की जरूरत है कि ऑर्डर आईडी पे ज्वाइन लग रहा था कि कौन से ऑर्डर रिटर्न हुए, वो ऑर्डर आईडी से ही पता चलेंगे ना। तो दिस इज अ लॉजिकल थिंग। लेकिन ट्रिप्स का लेक्चर भी आपको याद है, ठीक है? क्या आपने इसको हमेशा इवेल्युएट करना है कि क्या सही तरीके से ज्वाइन लगा रहा है, या क्या हमें इस ज्वाइन को इनर रखना है या लेफ्ट? लेफ्ट कर दीजिए प्लीज। जब आप ज्वाइंस करते हो ना, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप ग्रेटर देन लेस देन यूज करो। वो होता है कि जब आपके पास रेंजेस होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास पॉलिसी डेट थी, यहां से यहां तक आपका जो प्रोडक्ट का नेम है वो एबीसी है, इस तारीख से इस तारीख तक प्रोडक्ट का नेम हो गया ये, तो वहां पे हम एडवांस ज्वाइन यूज करते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन से खेलते हैं। ये एसक्यूएल में भी यूज, ठीक होगी बात? क्लियर है? अभी हम इस चीज को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, वी विल कीप थिंग्स सिंपल। इक्वल्स टू लिख दिया आपने, इक्वल्स टू सेलेक्ट रखना है। कोई भी दोस्त इसमें से कुछ नीचे सेलेक्ट मत कर बैठे भाई, ये आपके लिए नहीं था। ये बात क्लियर है? यहां तक सबकी डायग्राम बन गई है? सर प्लीज एक बार दोबारा से लेक्चर पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम कर बैठे। आपने एक तरीके से टैब्ल्यू में रहते हुए पूरी डेटा मॉडलिंग करके देख ली। आपने क्या बनाया? अभी डेटा मॉडल बनाया ना, एक डेटा आ रहा है, उस पर एक डेटा ज्वाइन हो रहा है, उस पर दूसरा डेटा ज्वाइन हो रहा है। ऐसे ही कोई एक्टिविटी आपने टैब्ल्यू प्रेप में भी कर चुके हो। मेक सेंस? बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडलिंग है, 10 तरह के 12 सीयू किस्म के टेबल्स ज्वाइन करने हैं और ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है। क्या टैब्ल्यू में करूं, टैब्ल्यू प्रेप में? प्रेप में। लेकिन बेसिक लेवल का है कि यार ये लॉजिकली डेटा आ रहा है, ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया, सिर्फ इसको लॉजिकली इससे रिलेट करना है, ज्वाइन लगाना है। तो फिर मैं ये काम किसमें करूंगा? क्लियर हो गई बात? सब लोगों क्लियर? दोनों प्रोडक्ट की यूएसपीज और प्लेग्राउंड फॉर योर यूज केस यू शुड बी क्लियर, ठीक है? अच्छा, मुझे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन आपको समझाने की जरूरत नहीं। अब टैब्ल्यू में एक एडवांस कॉन्सेप्ट है डेटा ब्लेंडिंग का। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो फर्ज करें कि आपके पास ऑर्डर्स का डेटा मौजूद है, उसमें रीजन के नाम लिखे हुए हैं। फर्ज करें कि आपके बॉस ने आपको रीजनल बजट्स दिए हुए, इस रीजन ने $1.5 की सेल करनी है, इसने $50,000 की सेल करनी है। अब ये डेटा आपके पास एक्सेल में मौजूद है, तो आप आज की क्लास यहीं से लेके चले जाते, तो आपको ये पता होता कि मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, तो आप वहां से डेटा लेकर आते ऑर्डर लेवल का। आप यहाँ से लेकर आते एक्सेल के अंदर डेटा बना के। आपको सर ने बताया था कि डेटा सोर्स में मल्टीपल कनेक्शन हो सकते हैं। आपने एक फाइल लोड की ऑर्डर वाली, दूसरी फाइल लोड की बजट वाली, और आपने एक को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, दूसरे को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और दोनों का आपने लेफ्ट ज्वाइन बना दिया, और आप बजट को ज्वाइन करके ले आए बेस्ड ऑन रीजन। क्या मैं बात समझा पा रहा हूँ? अगर क्लास में यही से छोड़ के चले जाए, ठीक है, तो नतीजा क्या होगा? हर रॉ के हर रीजन के ऊपर ज्वाइन काम कैसे करता है? ज्वाइन करेगा ये कि हर एक रॉ को लाके मैप कर देगा। तो आपका बजट अगर $1 लाख का था,
तो बीआई टूल के अंदर फर्स्ट करो एक ऑर्डर 1500 दफा आ रहा है और वो अलग अलग रीजन से आ रहा है, आपके पास अलग अलग रीजन के आ रहे हैं, एक रीजन की 50-50 रॉस है ऑर्डर्स की, तो क्या 50 दफा ज्वाइन हो जाएगा? 50 दफा ही तो होगा ना, हर रॉ के ऊपर ज्वाइन हो जाएगा। तो जब आप बीआई टूल में लाके इसको ड्रॉप करोगे बजट की वैल्यू को, तो बीआई टूल बाय डिफॉल्ट क्या करता है? एग्रीगेट सम करता है हर चीज को। तो वहां पे आपका अगर 50 हो जाएगा, तो फर्ज करो $1000 का आपके पास बजट था, तो 50 रॉस पे 1000 लिखा हुआ आएगा, तो जब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके करूंगा सम, तो कितने बजट बन जाएगा? क्या आपका बजट 50,000 है? आपका बजट तो दैट मीन्स कि दोनों डेटा सेट की जो ग्रेनुलैरिटी है वो डिफरेंट है, दे कैन नॉट बी जॉइंड। मेक सेंस? क्या ये बात समझ में आ रही है? जब मेरे पास रीजन वाइज एम्प्लॉय का नाम मौजूद था, इन दोनों डेटा सेट की ग्रेनुलैरिटी में तो फर्क था, लेकिन मैं इनको रिलेटिवली ज्वाइन कर सकता था। नाम 1500 दफा आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरी वैल्यू है वो 1500 दफा रिडंडेंसी प्रोड्यूस हो जाए, तो उस वैल्यू को जब मैं सम करूंगा तो वो वैल्यू इन्फ्लेट हो जाएगी। क्या ये बात समझा पा रहा हूं? सब लोगों को समझ में आ रही है ना? अब अगर मैं ये काम टैब्ल्यू में करना चाहता हूँ सही तरीके से बजट एनालिसिस, तो सर आपने तो कहा था कि मल्टीपल डेटा सोर्सेज से मैं डेटा ला सकता हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ, तो यहाँ तो मैं फंस गया। मैं ऐसा क्या करूँ कि टैब्ल्यू में वैल्यू सही नजर आए? तो अभी जो है आपको सारी बातें करी है ना, ये गलती मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ, ठीक है? ताकि आपको ये क्लियर हो कि डेटा की ज्वाइनिंग कब करते हैं और डेटा की ब्लेंडिंग कब करते हैं। ये दो कॉम्प्लीमेंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी तक जितनी मैंने बात की उससे आपको स्पिरिट में समझ में आ गया होगा कि इसका हल ब्लेंडिंग है, जमात इस्लामी नहीं। यहां पर मेरे पास सेगमेंट वाइज क्वांटिटी का बजट मौजूद है। ऐसी बनाते हैं ना बजट की फाइल्स, बेसिक लेवल पे बजट की फाइल ऐसी बनी हुई होती। अब मैं यहां पर सेगमेंट वाइज बजट को एलोकेट करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कितना वेरिएंस आया। ये एनालिसिस करना है। सब लोग रेडी है? अब ये एनालिसिस करने के लिए अगर मैं टैब्ल्यू पे आता हूं और बजटेड क्वांटिटी को लोड कर देता हूं, तो एक डेटा सोर्स में मल्टीपल कनेक्शंस हो जाएंगे। आ गया एक और कनेक्शन, ठीक है? मैं यहां से शीट 1 को ड्रॉप करता हूं और सॉरी 2 दफा कर दिया, और इसका ज्वाइन चेंज करके लेफ्ट भी कर देता हूं। ऑटोमेटिकली सेगमेंट पे ज्वाइन भी हो गया क्योंकि मेरे डेटा में सेगमेंट मौजूद है। मेक सेंस? लेकिन लेट मी शो यू। यहां पर अगर मैं जाता हूं सेगमेंट को जाकर रॉज में डालता हूं और सेल्स को जाकर सॉरी क्वांटिटी को जाकर इधर डालता हूं, तो मेरी क्वांटिटी डिस्प्ले हो रही है? सब लोगों को दिख रहा है? अब मुझे बताइए कि मैं इसके अगेंस्ट में बजट पे जाता हूं और बजटेड क्वांटिटी को डालता हूं। अब नोटिस करना कि अगर एक वैल्यू पड़ी भी है और आप उसके बराबर में ही दूसरी वैल्यू लाना चाहते हो, तो एक टेक्निक दिखा रहा हूं। ये उठा लिया पिल, इस पिल को यहां पे तब तक नहीं छोड़ना जब तक स्क्वायर ना मारे। सही है? आगे इसके बराबर में। अब यहां पे मैं बजटेड क्वांटिटी को उसके बराबर में ले आता हूं। बजटेड क्वांटिटी कितनी हो गई है? ओरिजिनली कितनी थी? इशू समझ में आ गया कि अगर मैंने रॉ बाय रॉ ज्वाइन कर दिया, क्या ये बात समझा पा रहा हूं? अब नोटिस करना, मैं यहां पे डेटा पे जाता हूं, एक न्यू डेटा सोर्स खोलता हूं। ब्लेंडिंग इज ऑलवेज बिटवीन टू डिफरेंट डेटा सोर्सेस। joins are between connections, joins are between connections, but blending is always between two disparate data sources, दो अलग अलग डेटा सोर्सेस। तो मैं यहां पे एक नया डेटा सोर्स लेके आ रहा हूं जिसमें वही एक्सेल फाइल लोड कर रहा हूं, सेम एक्सेल फाइल,
लेकिन इस बार मैंने एक नया डेटा सोर्स बना दिया है। अच्छा, अब मैंने आपको ये कहा था कि एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल डेटा सोर्सेज हो सकते हैं, वो बात भी प्रूफ हो गई। ये बात क्लियर है? और एक डेटा सोर्स में मल्टीपल कनेक्शंस हो सकते हैं, ये भी डेमोस्ट्रेट हो गई। अब इस शीट के ऊपर मुझे सही वाला बजट देखना है, तो मैं कैसे देख सकता हूं? मैं जो दूसरा बजट लेकर आया हूं, जो ऑर्डर्स का पार्ट नहीं है, अब मैं इससे बजटेड क्वांटिटी को ड्रॉप करता हूं। कितनी आ रही है? ये मैजिक कैसे हुआ? ये मैजिक ऐसे हुआ कि मैंने की है ब्लेंडिंग। सर आपने तो ब्लेंडिंग नहीं की थी सर, आपने तो नया डेटा सोर्स खोला था। जब आप दूसरे डेटा सोर्स से किसी भी फील्ड को ड्रॉप करते हो तो ऑटोमेटिकली उसके दरमियान अगर फील्ड्स के नाम सेम हो तो वो ब्लेंडिंग करने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि लकीली अभी हमारे पास सिर्फ सेगमेंट ही था वहां पे, तो ऑटोमेटिकली उस पर ब्लेंड हो गया और उसकी बेसिस पे उसने वैल्यू दिखा दी। टेक्निकली ब्लेंडिंग का मकसद ये होता है कि पहले शीट पे जो भी गिरा हुआ है वो देखो और फिर उसकी बेसिस पे वी लुकअप करके लेकर आओ दूसरे डेटा सोर्स से। क्या ये मैं बात समझा पा रहा हूं? तो ब्लेंडिंग और जॉइन में फर्क है, ये बात क्लियर है? तो ये जो अभी हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया कि बजट लेकर आना है, लेकिन बजट सेगमेंट लेवल पे, बजट रीजन लेवल पे, तो मैं ज्वाइन करूंगा या ब्लेंड? लेकिन मुझे रीजन वाइज स्टोर के मैनेजर का नाम लाना है इन ऑर्डर टू रिपोर्ट मैनेजर वाइज रिपोर्टिंग, तो मैं वहां पे ब्लेंडिंग से काम लूं या ज्वाइनिंग से? ज्वाइन से। क्या ये बात सबको क्लियर है? ज्वाइंस कब यूज करने हैं और कब ब्लेंडिंग यूज करनी है? जी मिसम। यस, बिकॉज व्हेन आई ज्वाइन एग्रीगेशन इज इम्प्लाइड कि उस पर एग्रीगेशन होगी अकॉर्डिंग टू डेटा सोर्स। तो ब्लेंडिंग के जरिए मैं इस कर ये रहा हूं कि डेटा सोर्स वो अपनी कैपेसिटी में रहे, ये डेटा सोर्स अपनी कैपेसिटी में रहे। ये डेटा सोर्स से जब फील्ड ड्रॉप होगी तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगी। आप नोटिस कीजिएगा, अगर मैं सेगमेंट हटा दूंगा तो आप ये नोटिस कर रहे हैं, ये कह रहा है कि ब्लेंडिंग आप यूज क्यों? क्योंकि ब्लेंडिंग किसकी बेसिस पे हो रही थी? किसकी बेसिस पे हो रही थी? सेगमेंट की बेसिस पे। जब सेगमेंट रहा ही नहीं तो मैं किस पे वी लुकअप करूं? ये बात क्लियर है? इसका मतलब जिस फील्ड पे ब्लेंडिंग करवानी है उस फील्ड का कैनवस पे होना जरूरी है। क्या ये बात मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूं? अगर वो कैनवस पे वो फील्ड ड्रॉप नहीं हुई होगी तो आप उस पर ब्लेंडिंग। एग्जाम्पल दे रहा हूं, फर्ज करो कि मैंने यहां पर रीजन को ड्रॉप कर दिया, क्या मैं इसके ऊपर अपनी बजटेड क्वांटिटी को ब्लेंड कर पा रहा हूं? ये बजटेड क्वांटिटी क्या लिखी हुई आ रही है? 35,000 विच इज सम ऑफ दिस। तो वो कह रहा है मैं इसको सेगमेंट वाइज रिलेट कर पा, सिर्फ मैंने उसका सम दिखा दिया। ये बात क्लियर है? लेकिन अगर मैं इसके आगे सेगमेंट को ड्रॉप करता हूं तो अब वो सेगमेंट वाइज बजट को ले रहा है, लेकिन वी लुकअप किसकी बेसिस पे कर रहा होगा? रीजन की बेसिस पे, रीजन सेगमेंट की बेसिस पे, या सेगमेंट ओनली? नोटिस करो, सेगमेंट ओनली की बेसिस पे वी लुकअप कर रहा है। इसी वजह से ये हर सेगमेंट पे वैल्यू रिपीट कर रहा है। नोटिस करो, तो ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट अभी आपको सही से रच के समझ में आ गया? क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? जॉइंट्स और ब्लेंडिंग क्लियर है? ब्लेंडिंग क्या करता है? वी लुकअप करता है। पहले शीट पे व्यू बना दो, उस पे वी लुकअप करके ले आओ। जॉइंट्स क्या कहता है कि अंडरलाइन डेटा सेट में ही लाके जोड़ दो। उससे मसला ये होता है कि अगर मैं बजट्स जोड़ना चाहता हूं तो वो रॉ लेवल से एग्रीगेट होंगे, तो 1,00,000 रॉस पे 1,00,000 रॉस बजट की बनके समअप होंगी, तो बजट क्या हो जाता है? एग्जॉस्ट, इन्फ्लेट हो जाता है। ये बात क्लियर? हमने प्रैक्टिकली एग्जांपल देखी। और अगर नहीं भी समझ में आई तो आप जाके जब लेक्चर को रीप्ले करेंगे थोड़े ठंडे दिमाग से सोचेंगे, आपको क्लियर हो। सही है? ये हमारा कॉन्सेप्ट था ब्लेंडिंग का। और आपको नोटिस करना, पता कैसे चलेगा कि किस फील्ड पे ब्लेंडिंग हो रही है? भाई सर आपको पता कैसे चला कि किस फील्ड पे ब्लेंडिंग हो रही है? तो आप नोटिस करना, जब किसी फील्ड पे ब्लेंडिंग नहीं हो रही होगी, जब किसी फील्ड पे ब्लेंडिंग नहीं हो रही होगी तो ऐसे क्रॉस बना हुआ होगा। लेकिन जब आप इस पे ब्लेंडिंग ऑन करोगे, जब क्रॉस बना हुआ है तो क्या दिखा रहा है? लेकिन जब आपने वी लुकअप ऑन कर दिया तो अब क्या दिखा रहा है? बात क्लियर है?
तो जिस फील्ड के ऊपर आपके पास ब्लेंडिंग हुई भी होती है उस पर ये कड़ी जुड़ी भी होती है। अगर मैं इस पे ब्लेंडिंग ऑफ कर दूंगा तो वो मुझे और फिर वो ऑफ कर देगा। ये बात क्लियर है? तो कभी कभार ऐसा भी होगा कि जब आप डेटा सोर्स दूसरे से लाकर ब्लेंड करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ड्यू टू सेम नेम्स ऑफ फील्ड वो रॉन्ग ब्लेंडिंग कर देगा। तो आप ब्लेंडिंग को यहां पर डेटा पे क्लिक कर सकते हो, एडिट ब्लेंड रिलेशनशिप्स। अब इस मेन्यू में आप डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है ऑटोमेटिक। आप यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर सकते हो कि भाई यहां से सेगमेंट उठाना और यहां से भी क्या उठाना, और इन दोनों को, तो फिर सेगमेंट ही आपके डेटा सेट के अंदर अवेलेबल होगा। क्या ये मैं बात आपको समझा पाया हूं? अगर नहीं भी समझ में आए तो मैंने रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए दिया हुआ है ताकि जब भी आप थोड़ा सा रिविजिट करो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ये बात क्लियर है? जॉइंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है? व्हेन आई विल ब्लेंड, बजट करना है, बजटेड रीजन्स है। जब मेरा डेटा ऑर्डर लेवल पे मौजूद है लेकिन मेरे बजट्स रीजन लेवल पे हैं, मेरे बजट सेगमेंट लेवल पे हैं, मेरे बजट्स प्रोडक्ट लेवल पे हैं, तो मैं क्या करूंगा? ब्लेंड या ज्वाइन? ब्लेंड या ज्वाइन? ब्लेंड। लेकिन अगर मुझे सिर्फ अपने डेटा से लुकअप करना है और वो वैल्यू नहीं है, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल रीजन वाइज कस्टमर सेल्स का नाम है या रीजन एम्प्लॉय के नेम्स है, तो ये जो काम है ये मैं ज्वाइन करके कर सकता हूं। बात क्लियर है? एक और बात, इससे पहले कि आप ये समझे कि न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो आप ब्लेंड करोगे और स्ट्रिंग वैल्यू होगी तो आप ज्वाइन करोगे, मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे पास हर एम्प्लॉय का, हर एजेंट का कमीशन तय हुआ है और फर्ज करो कि मैं सेल्स का जो फिगर आ रहा है ना उस पर कमीशन का रेट अप्लाई करना चाहता हूं, तो क्या ये प्रॉब्लम बजट जैसा है या बजट से अलग है? क्या इसकी एप्लीकेशन रॉ लेवल पे होनी है या एग्रीगेट लेवल पे होनी है? रॉ लेवल पे। तो जब चीज आपको रॉ लेवल पे करनी हो तो आप क्या करते हो? ज्वाइन। जब आपको एग्रीगेट होने के बाद करनी है तो फिर आप क्या करते हो? ब्लेंड। ये बात क्लियर हुई? मतलब है कि रॉ बाय रॉ एजेंट का कमीशन आ जाएगा, तो मैं एक कैलकुलेटेड फील्ड बनाता हूं कि एजेंट का कमीशन मल्टीप्लाई बाय सेल्स की अमाउंट, तो मेरे पास क्या निकलेगा? कमीशन अमाउंट। कमीशन की परसेंटेज को मल्टीप्लाई करूंगा सेल्स की अमाउंट पे तो क्या निकलेगा मेरे पास? कमीशन की अमाउंट। तो रॉ बाय रॉ कमीशन की अमाउंट बन जाएगी हर ऑर्डर के अगेंस्ट में। नाउ व्हाट आई कैन डू a sum of those commissions and report agent wise commissions. This will work for me because aggregate value will always make sense. क्या ये आपको बात समझ में आ रही है? तो मैंने आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू जॉइंट्स का केस भी समझाया, आपको मैंने बजट्स का ब्लेंड का केस भी समझाया और आपको जॉइंट्स प्रैक्टिकली करना आ चुके हैं। हो गया? सब लोगों को क्लियर है? ब्रेक लेना है? ओके। सिर्फ मैं एक टॉपिक चेक कर लूं कि हम कहां तक पहुंचे। अभी तक जो हमने बातें की है सिर्फ उसकी समरी है। अभी तक जो हमने बात की है ना विजुअली उसकी समरी दिखा रहा है। जब दो अलग अलग डेटा सोर्सेज हैं, जब दो अलग अलग डेटा सोर्स हैं और आपको कंबाइन करनी है इंफॉर्मेशन को, जब डेटा सोर्स अलग अलग है लेकिन आप उसको एक ग्रेन्युलैरिटी में ला सकते हो, मतलब है कि रिलेट हो सकते हैं, रॉ बाय रॉ रिलेट हो सकते हैं, तो व्हाट यू वुड डू? ये बात क्लियर है? ये यहाँ पे उसी की लफाजी लिखी हुई है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपने ज्वाइन करना है या ब्लेंड। मैं ब्लेंडिंग से आगे नहीं पढ़ा रहा, अभी ब्रेक ही दूंगा, ठीक है? सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि स्लाइड्स में क्या कवर हो रहा है, क्योंकि फिर मैं इस स्लाइड्स को फर्दर डिस्कस नहीं करूंगा। ब्रेक से आते ही हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है? तो एनर्जी लेकर आइएगा क्योंकि इसके बाद हम थोड़ा सा रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करेंगे आज के दिन के अंदर। पर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं यहाँ वाले, ठीक है? तो एनीवेज लेट्स टेक अ ब्रेक। कितने बजे है इधर?
एग्जैक्ट 5:10 पे वापस आ जाएगा. मेक श्योर यू डू, क्योंकि मैं क्लास स्टार्ट कर दूँ. ऑलराइट, सो ब्रेक से पहले हमने जॉइंट्स का कॉन्सेप्ट समझा और साथ में ही एक ब्लेंडिंग का यूज केस देखा. तो रिवाइज, जब हम रॉ बाय रॉ किसी चीज को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इसी तरह की फंक्शनैलिटी चाहिए रॉ बाय रॉ, तो हम क्या करेंगे? जॉइंट्स. बट अगर मैं रॉ बाय रॉ फंक्शनैलिटी नहीं चाहता, बल्कि एग्रीगेट होने के बाद एक सही नंबर को लुकअप करना चाहता हूँ, तो आई वुड नॉट ज्वाइन बट रादर प्रेफर ब्लेंड. ये बात क्लियर है? सब लोग क्लियर है? अब जॉइंट्स जो हमारे पास टैबल्यू में अवेलेबल है, जब आप एसक्यूएल में ज्वाइन करते हो, मुझे एक बात बताओ, आपने अभी ट्रिप्स का डेटा अभी अपनी केस स्टडी करी ना? एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी राउंड ट्रिप्स वर टेकन, है ना? उस क्वेश्चन पे स्टेशन के टेबल से ज्वाइन लगाया या नहीं लगाया? हाँ वाले हाथ उठा ले, हाथ करने वाले हाथ उठा ले जिन्होंने स्टेशन के टेबल से ज्वाइन लगाया राउंड ट्रिप्स के लिए. लगाया? सवाल नहीं हमारे पास. हाउ मेनी राउंड ट्रिप्स वाले में सवाल था. क्वेश्चन को किसी को याद है? यस, ज्वाइन लगाया है हमने, लेकिन ज्वाइन ट्रिप्स के टेबल पे हमने स्टेशन पे लगाया. ज्वाइन लगाया है ना? अच्छा, टेक्निकली उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको ज्वाइन लगाने की जरूरत नहीं. क्वेश्चन नंबर 11 7 क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपको ज्वाइन लगाने की जरूरत क्यों ज्वाइन नहीं? क्योंकि मुझे काउंट ऑफ ट्रिप्स चाहिए था, मुझे स्टेशन नेम का कोई लेना देना. अगली मतलब जहां पे ज्वाइन लगाना होता है वहां पे हम ज्वाइन लगाकर इन्वॉल्व करते हैं, जहां पे ज्वाइन नहीं लगाना होता वहां पे बिला वजह ज्वाइन. बेसिक लेवल पे देखते हैं. अगर हम आईडी पे रहते हैं तो क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. नाम लाना है तो ज्वाइन करेंगे, नाम नहीं लाना है तो ट्रिप्स का जो टेबल है वो सेल्फ सफिस करता है कि वो आंसर दे सकता है. अग्री? समझ आ रहा है? ये जो कॉन्सेप्ट है कि जहां पे ज्वाइन लगाना है जरूरी है, किसी और टेबल से इंफॉर्मेशन लानी है तो ज्वाइन लगाओ, और नहीं लानी तो फिर ज्वाइन लगाने की जरूरत नहीं है. ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अंग्रेजी में पता है क्या कहते हैं? ज्वाइन कलिंग. ज्वाइन कलिंग क्या होता है? कलिंग का मतलब होता है गैर जरूरी चीज को छोड़ देना. जहां ज्वाइन की जरूरत नहीं है वहां ज्वाइन को मिस कर देना, छोड़ देना. अब अगर मैं ट्रिप्स के टेबल से बोलता हूं हाउ मेनी टोटल ट्रिप्स, तो आप बोलेंगे सेलेक्ट काउंट डिस्टिंग आईडी फ्रॉम ट्रिप्स, लिखे स्टेशन के टेबल का लेना देना ही नहीं. यू एग्री? तो ये आपने अपने जहन में ज्वाइन कलिंग कर दी, गैर जरूरी खैर बात कह दिया. राइट? अब मैंने आपको जो इससे पहले वाला ज्वाइन समझाया है, जिसके अंदर हम लोग डबल क्लिक करके अंदर गए थे, याद है? मैंने आपको बोला था मैं बात बाद में बताऊंगा. बेसिकली टैबल्यू के अंदर एक होती है फिजिकल लेयर और एक होती है लॉजिकल लेयर. फिजिकल लेयर होती है जो आप डबल क्लिक करके अंदर चले गए, जहां पे बाकायदा ज्वाइंस हो रहे थे. अब हम देखेंगे कि अगर मैं अंदर की लेयर में नहीं जाता, बल्कि बाहर से ऑर्डर्स लिखा होता ना, उधर से ही मैं रिटर्न्स को और पीपल्स को डालता, तो जॉइंट्स की जैसे वेन डायग्राम बनी हुई आती है ना, वैसी नहीं आएगी. दिखाओ. मैं एक नया डेटा सोर्स खोल रहा हूं. याद है यहां तक पहुंचे थे हम. इसके बाद मैं पीपल को डाल रहा हूं. ये देख रहे हो?
क्या ये वैसे ही ज्वाइन हो रहा है या कुछ डिफरेंट लग रहा है? इसको कहते हैं रिलेशनशिप का नूडल। नूडल जैसे ही लग रहा है ना, राइट? अब ये क्या हो रहा है, इन दोनों टेबल्स के दरमियान ज्वाइन नहीं लगा, अब इनके दरमियान एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया, यानी कि एक एसोसिएशन है जिसकी बेसिस क्या है, रीजन। एक एसोसिएशन है जिसकी बेसिस क्या है, ज्वाइन लगता तो भी रीजन पे लग रहा था। तो ये तो पता है कि क्यों इनके अंदर ये जो मैचिंग हो रही है वो क्यों हो रही, बस सिर्फ ये समझना है कि ज्वाइन और रिलेशनशिप में फर्क क्या है। देखो, ज्वाइन जब लगाते हो तो वो एक्सप्लिसिट ज्वाइन होता है, मतलब ये कि आपकी रॉ के साथ वो जुड़ के पीछे डेटा बन गया, वैसा बन गया। मतलब ये कि अगर फर्ज करो, मैंने आपको याद है बताया था कि आपके डेटा सेट के अंदर डुप्लीकेट मौजूद है, तो जब आप ज्वाइन करोगे तो वहां पे कार्टेशियन बनेगा। याद है मैंने बताया था वी लुकअप में क्या होता था, फर्स्ट वैल्यू लुकअप हो जाती थी, लेकिन एसक्यूएल में मैंने बताया था कि दो दो रोज बना देगा जब एक जैसे नाम की होंगी। अग्री? अगर मैं ज्वाइन लगाता इस डेटा सेट के अंदर, अगर पीपल के अंदर, मैं आपको समझाता हूं, मैं एक काम ये करता हूं, मैं पीपल को रिमूव करता हूं और इस डेटा सोर्स को भी रिमूव कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं। मैं ओरिजिनल डेटा सेट में जाता हूं, इसकी कॉपी बनाता हूं, इसका नाम लिख देता हूं ये डेटा सेट खुल गया, इसमें पीपल अवेलेबल है, 4 लोग हैं। अब फर्ज करो मैं यहां पे जाता हूं और चक मैगी है, इसको कॉपी, या केली विलियम्स है, इसको मैं कॉपी करता हूं और इधर दोबारा से पेस्ट कर देता हूं। ये क्लियर है? डुप्लीकेशन हो गई, ये मैंने कर दिया सेव। ऑर्डर्स फॉलोड बाय पीपल, सही है? अब आप नोटिस करना, जब मैं ऑर्डर लास्ट टाइम जब मैंने क्लिक किया था अंदर जाकर, तो उसने मुझे दिखाया कि मैंने रॉ बाय रॉ ज्वाइन कर दिया। अगर मैं फॉर एग्जांपल इधर आता हूं, ऑर्डर्स के अंदर जाके पीपल्स का ज्वाइन बनाता हूं और इसको भले लेफ्ट ज्वाइन कर देता हूं, आप नोटिस करना कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ओरिजिनल डेटा भी मौजूद है। मैं आपको समझाता हूं। ओरिजिनल डेटा मौजूद है, ओरिजिनल डेटा के अंदर मेरे पास पीपल का नाम है, आ रहा है? इस पीपल के अंदर फॉर एग्जांपल ये कौन सा वाला नाम आ रहा है, ये यही नाम लिखे हुए हैं। हमारे पास ये नाम अवेलेबल है। अच्छा, पर्सन का टेबल है, पीपल अलग है। ओके, डेटा इंटरप्रेटर वाला सोर्स अलग है। मैं ये दोनों बजट बजट को बंद कर दूं और डेटा इंटरप्रेटर को बंद कर दूं, ये पहले ही हम समझ चुके हैं।
आगे हमारे पास इस डेटा सेट के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रॉज आती है ना, आपको पता है ना, काउंट ऑफ रॉज आता है हमारे पास ऑर्डर्स। हमने कौन से वाले को कॉपी किया था? कैली विलियम्स को किया था। किसको कॉपी किया था? और रिकॉल कर लेते हैं। हमने कैली विलियम्स को डुप्लीकेट किया था। कैली विलियम्स की कितनी रॉज मौजूद हैं? 2 3। गॉट इट। अब मैं डुप्लीकेट वाले पे आता हूं। कितनी रॉज हो गई? डबल हो गई। रियल लाइफ में नजर आ गया कि अगर डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो जॉइंट्स क्या करते हैं, वो कार्टिशन बना देंगे तो रॉस बढ़ गई, परम्यूटेशंस क्रिएट कर देंगे, एक दफा उसके साथ और एक दफा फिफ्थ रिकॉर्ड के साथ। क्या ये बात क्लियर है? अब यहां पर मेरे पास जॉइंट्स हो रहे हैं, मेरे पास जॉइंट्स हो रहे हैं, लेकिन मैं इसको, इस डुप्लीकेशन को अवॉइड नहीं कर सकता हूं। जॉइन कलिंग का कॉन्सेप्ट अगर मेरे पास अवेलेबल होता, और फर्ज करो कि, नोटिस करना, शीट नंबर 4 के अंदर मैं पर्सन नहीं डालता हूं बल्कि डालता हूं सेगमेंट। सेगमेंट की वैल्यू क्या आ रही है? सेगमेंट का रो काउंट क्या आ रहा है? 519130201783। शीट 5 पे जाता हूं और यहां पर जाता हूं सेगमेंट। याद रहे कि यहां पे डुप्लीकेट वाला डेटा सोर्स यूज हो रहा है। यहां पे कितने हो गए वैल्यू? बढ़ गई है। अच्छा मुझे बताओ कि सेगमेंट पर्सन में मौजूद है? तो सेगमेंट, ये जो मैंने व्यू बनाया है इसके लिए मेरे को पर्सन टेबल की जरूरत है? नहीं जरूरत है ना। लेकिन क्योंकि मैंने ज्वाइन किया है, इस वजह से ये डेटा सेट पूरा अफेक्ट हो रहा है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अगर मैं ज्वाइन कलिंग को इस्तेमाल करता तो मेरा आंसर वही आता जो शीट 4 में था। डू यू अग्री? क्योंकि अगर मैं ज्वाइन नहीं लगाता तो मेरा आंसर क्या आता? डुप्लीकेशन प्रोड्यूस होती। डुप्लीकेशन प्रोड्यूस ही ज्वाइन की वजह से हुई है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए क्या मुझे ज्वाइन लगाने की जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं मुझे ज्वाइन लगाने की। मुझे पर्सन टेबल से कुछ चाहिए ही नहीं इस सवाल में। तो आप क्या कहोगे कि अगर आप रिलेशनशिप्स यूज कर लें तो ज्वाइन कलिंग इंप्लीमेंट हो जाएगी। मैं यहां पर जाता हूं, डेटा पे न्यू डेटा सोर्स करता हूं। इस बार ऑर्डर्स डालूंगा, लेकिन इसके आगे पीपल का क्या बनाऊंगा? रिलेशनशिप। इस बार मैंने ज्वाइन। शीट 6 के अंदर अब मैं ये काम करके दिखाता हूं। सेगमेंट डालता हूं और उसके आगे क्या वही आंसर आ रहा है जो शीट 4 में था? नोटिस कर रहे हो? डेटा सेट्स एसोसिएटेड है लेकिन ज्वाइन एक्टिवेट, ज्वाइन कब एक्टिवेट होगा? जब मैं पर्सन के टेबल से कुछ लेकर आऊंगा। बात समझ में आई? जब मैं पर्सन के टेबल से कुछ लेकर आऊंगा ना, तो नंबर ऑफ टोटल रॉज वुड नाउ स्टार्ट मैचिंग। टोटल रॉज कितनी आ रही है? एनालिसिस टोटल्स कितनी रॉज आ रही है? 9994। इस वक्त इस शीट के अंदर जिसके अंदर कलिंग हो रही है, कितनी रॉज आ रही है? 9900। लेकिन मैं जैसे ही इसके अंदर पर्सन के टेबल से कुछ ड्रॉप करूंगा, तो आपको पता है पर्सन में डुप्लीकेशन है, वो ज्वाइन लगाएगा। बैक एंड के अंदर वो क्वेरी में ज्वाइन लगाएगा। अब आपके पास ये रॉस कितनी हो गई? 9994 तो मौजूद है, लेकिन नाउ इफ यू सी देयर वुड बी अ सम ऑफ दीस वैल्यूज जो कि उससे ज्यादा होगा। अब उसकी वजह क्या है कि अब ये क्या करेगा? ज्वाइन लगाना शुरू कर देगा।
ये देख रहे हो, इसकी सेल्स की अमाउंट ज्यादा है, नोटिस कर रहे हो? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? जॉइन कलिंग का रिलेशनशिप्स ये कहते हैं कि रिलेशनशिप इज बेसिकली एन एवोल्यूशन ऑफ जॉइंट्स। पहले सिर्फ टैब्ल्यू के अंदर जॉइंट्स लगते थे, बाद में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया रिलेशनशिप्स। इससे फायदा क्या हुआ? आपने नोटिस किया है कि ब्लेंडिंग करते हुए आपको दूसरा डेटा सोर्स खोलना पड़ता है। नोटिस करते हो? ब्लेंडिंग करते हुए आपको डेटा सोर्स दूसरा करना पड़ता है। तो बेसिकली रिलेशनशिप इज अ कॉन्सेप्ट दैट ब्रिंग्स बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स फ्रॉम ब्लेंडिंग and as well as joins. This is the new evolved concept that is called as relationship. क्या ये बात क्लियर है? अब ये मैंने आपको टेक्निकल टर्म्स में समझाया है कि जब जॉइन लगाना हो तब जॉइन को यूज करना, और जब दूसरे टेबल से डेटा नहीं चाहिए तो ऑटोमेटिकली उस जॉइन को छोड़ देना। इसको कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं हम? जॉइन कलिंग। ये बात क्लियर हो गई? तो रिलेशनशिप्स किस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं? जॉइन कलिंग। अच्छा, इससे आती है परफॉर्मेंस। इससे क्या चीज आती है? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस किस चीज की? परफॉर्मेंस ये आती है कि आप फर्ज करो, अगर आपके स्टेशन के टेबल के अंदर से आपने ज्वाइन लगाना ही नहीं, आपको नंबर ऑफ ट्रिप्स बतानी है फ्रॉम ट्रिप आईडी, तो क्या आप स्टेशन के टेबल से ज्वाइन लगाओगे? अच्छा, अगर बिला वजह लगा भी लो तो कोई बात नहीं, लग जाएगा, लेकिन आंसर तो वही आएगा। यू एग्री? बट फर्ज करो स्टेशन के टेबल में 1 ट्रिलियन रॉज मौजूद है, अब फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों? क्योंकि जब जॉइंट्स लगने जाएंगे तो क्वेरी लंबी एग्जीक्यूशन में जाएगी, क्योंकि आपने एक बिला वजह का जॉइन लगाया, जिस जॉइन से बाद में आप फायदा कोई नहीं उठा रहे, काउंट ऑफ स्टेशन नहीं ले रहे, या आप स्टेशन का नाम लाके नंबर ऑफ ट्रिप्स नहीं देख रहे, तो आपको गैर जरूरी जॉइन लगाने की जरूरत नहीं थी। ये बात क्लियर हो गई? तो बहुत सारी जगहों पे हमारे पास ऐसे टेबल्स होते हैं, लुकअप टेबल्स, जिनमें 1-1 ट्रिलियन का डेटा होता है। अब फर्ज करो मैं अगर अपने डेटा से ज्वाइन कर बैठूंगा तो मेरा डेटा तो ज्वाइनिंग में ही पूरा हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? तो उन सूरत हाल के अंदर हम क्या यूज करते हैं? रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स का क्या फायदा होता है? रिलेशनशिप से फायदा ये होता है कि जब आप दूसरे एक शीट पे एक टेबल से एक वेरिएबल डालो और दूसरी शीट से एक वेरिएबल डालो, तब इन दोनों के दरमियान ज्वाइन एक्टिवेट होगा, वरना ज्वाइन एक्टिवेट। बात क्लियर हो गई? लेकिन सर ये रिलेशनशिप बनाने के बाद हम जब उसको दोबारा ज्वाइन करेंगे तब भी वो गलत वैल्यू ही देगा डुप्लीकेशन की वजह से। यस। तो डुप्लीकेशन से मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में सिर्फ समझाना था कि कब ज्वाइन एक्टिवेट हो रहा है, कब ज्वाइन एक्टिवेट नहीं हो रहा। ये बात क्लियर हो गई? ब्लेंडिंग से अच्छा अगर बजट्स बनाने हैं, अगर बजट्स बनाने, चलो ट्राई करें, करके देखते हैं। डेटा पे आता हूँ, न्यू डेटा सोर्स करता हूँ, एक्सेल करता हूँ, और बल्कि ये नहीं करता हूँ ना, मैं इधर जाता हूँ इस वाले डेटा सोर्स पे, इसमें से पीपल हटा देता हूँ फिलवक्त के लिए ताकि डुप्लीकेशन ना हो। मैं इसमें जाकर एक्सेल में बजटेड क्वांटिटी डाल देता हूँ। आपको पता है ना, सेगमेंट की बेसिस पे ये रिलेट हो सकता है। आ गया शीट बेस्ड ऑन सेगमेंट। रेडी? ऑर्डर से मैं डाल रहा हूं सेगमेंट। क्वांटिटी एक तरफ मैं ऑर्डर से डाल रहा हूं और क्वांटिटी एक तरफ मैं कहां से डाल रहा हूं? बजट क्या आ रहा है? बजट क्या आ रहा है? बजट क्या आ रहा है? 20,000, 10,000, 5,000। तो मैंने कहा था ना कि रिलेशनशिप्स इज द सेंट्रल पॉइंट दैट ब्रिंग्स बोथ ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। इट ब्रिंग्स द पावर ऑफ जॉइंट्स एंड ब्रिंग्स द पावर ऑफ ब्लेंडिंग। ये बात क्लियर हो गई? तो आपका जो सवाल था ना कि बजट की सूरत हाल के अंदर, अब आप ये नोटिस करना, ये पता है ये 20,000, 10,000, 5,000 क्यों दिखा रहा है? ब्लेंडिंग की तरह दिखा रहा है ना, याद है? ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो इस रिलेशनशिप के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर बता रहा है वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। अगर मैं इसको 1-to-1 कर दूंगा,
क्वाड्रेटिक क्वांटिटी देख रहे हो क्या हो गई? 1 to 1 का मतलब है बिल्कुल जॉइन की तरह काम करो। मैनी टू मैनी का मतलब है कि जब जॉइन की तरह काम करना हो तो करना, वरना सॉफ्ट रखो। ब्लेंडिंग भी इसके अंदर एकोमोडेट हो सकती है। ये कह रहा हूं, ब्लेंडिंग फिर करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। तो पहले क्या होता था, लोगों को सीखना पड़ता था जॉइंट्स कैसे करते हैं, फिर सीखना पड़ता था ब्लेंडिंग कैसे करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग टेक्निक होती थी। अब जब रिलेशनशिप्स आ गया तो आपको ये फिक्र करने की जरूरत, बात क्लियर हो गई? आप बजट डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली लुकअप होके सेगमेंट लेवल पे दिखेगा। क्या मैं आपको ये बातें समझा पाया हूं कि रिलेशनशिप्स इज अ कंबाइंड एवोल्यूशन ऑफ जॉइंट्स एंड ब्लेंडिंग? ये बात क्लियर है? तो अब आगे गोइंग फॉरवर्ड, पिछली ट्रेनिंग्स में हम लोग जॉइंट्स यूज किया करते थे, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हम क्या यूज करेंगे? रिलेशनशिप्स। ठीक है? तो हम जब भी कोई डेटा सोर्स में आपको दूंगा तो आपने उसका जो नूडल है वो, फॉर एग्जांपल आपने उसका रिलेशनशिप बनाना है, आपने डबल क्लिक करके अंदर जाके ज्वाइन नहीं बनाना। क्या ये बात क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है? क्लियर है? किसी को मसला तो नहीं हो रहा कॉन्सेप्ट में? सिर्फ मैंने आपको ये एवोल्यूशन दिखाया। जब मैं आपको एसक्यूएल दिखाया तो आपको टैब्ल्यू पे यकीन आया। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? टैब्ल्यू इज अ मॉडर्न बीआई टूल। जब तक आप पुरानी क्या कहते हैं, पुरानी वोक्सवैगन नहीं देखते तो आपको नई फरारी की अहमियत समझ में नहीं आती। तो आपको मैंने ये दोनों चीजें दिखाई और समझाई हैं। क्या ये आपको बात क्लियर हो गई? जॉइंट्स और ब्लेंडिंग, और इन दोनों की पावर को एक नए एरिया में क्लब कर दो तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप्स। क्या सबको ये बात क्लियर है? अब यहाँ पे इनको कंपेयर करके बहुत सारी चीजें समझाई गई हैं, आप तसल्ली से पढ़ सकते हैं। ये लिटरेचर है। जॉइंट्स जो है वो बाकायदा एक रॉ को दूसरी रॉ से फिजिकली ज्वाइन करके एक फाइनल डेटा सेट बना देता है। रिलेशनशिप के अंदर कोई फिजिकल टेबल नहीं होता है, विच मीन्स कि अगर आपको टैब्ल्यू दिखाऊं तो जॉइन वाला जहां पे अवेलेबल था ना डेटा सेट, वहां पर आप नोटिस करो इधर पूरा डेटा सेट बना हुआ है और इस डेटा सेट के अंदर पीपल भी आ रहे हैं। नोटिस कर रहे हो? लेकिन अगर आप रिलेशनशिप वाले पे आओ तो यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो ये वाला डेटा आएगा, और इस पे क्लिक करोगे तो ये वाला डेटा आ रहा है। देयर इज नो कंबाइंड डेटा सेट कॉन्सेप्ट। क्या ये बात क्लियर है? सब लोगों को क्लियर? अब कभी कभार आपने ये काम ऑलरेडी टैब्ल्यू प्रेप में किया हुआ है तो मैं ये बहुत स्पीड से गुजारूंगा। आपको पता है ना कि आपका डेटा सेट अगर इस तरीके से अवेलेबल हो, आपने इस तरीके का डेटा बनाना है तो क्या करते हो टैब्ल्यू प्रेप में? ट्रांसपोज करते थे। टैब्ल्यू प्रेप में आप क्या करते थे? कॉलम्स को पिवट कर देते थे, पिवट लगाते थे ना, कॉलम्स टू रो, रॉस टू कॉलम। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं? कॉलम्स टू रॉस। फर्ज करो कि मैं अपने पास एक डेटा सेट लोड करता हूं जो कि कुछ इस तरीके का डेटा सोर्स है। इस तरीके से डेटा सोर्स मौजूद है। डेटा क्लियर हो रहा है? लोगों ने आंसर दिए हुए और क्वेश्चंस इस तरीके से मौजूद है। तो क्या ये डेटा मेरे लिए कंज्यूमेबल है? मुझे इसको वाइड फॉर्मेट से किस फॉर्मेट में लाना होगा? टॉल फॉर्मेट में। डू यू एग्री? कैसे करूंगा? बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से 5-6 दफा पिवटिंग करनी है और डेटा को बनाना है। क्या ये सही टूल है? कहां जाना है? बेसिक सी पिवटिंग करनी है।
बेसिक। क्लियर हो गई बात? इजी है, मुश्किल तो नहीं है। यूज केस क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। कुछ चीजें आपने टेबलू प्रेप में ऑलरेडी की हुई है। खतरनाक किस्म की यूनियंस करने, डेटा को बनाना, लेना, ले जाना है, फिर उसके ऊपर करके यूनियंस करने। कहाँ करूंगा? बेसिक सा यूनियन करना है, बस इस डेटा को इसके नीचे लाके छोड़ दो बस। कहाँ कर लूंगा? टेबलू डेस्कटॉप में भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, फर्ज करो मेरे पास एक डेटा सोर्स मौजूद है। अब ये इस वक्त जो सारी ट्रेनिंग चल रही है ना, वो डेटा लाने की चल रही है। हम इस क्लास के एंड तक इतना पहुंच जाएंगे कि बेसिक शीट को बना सकेंगे, और अगली क्लास में बाकायदा विजुअलाइजेशन बनाना शुरू कर देंगे। फिर उस वक्त डेटा लाने का कोई चीज डिस्कस नहीं हो रहा होगा। सुपर स्टोर यूनियन पे आता हूं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं, अगर मेरी फाइल CSV में है तो व्हाट शुड आई सेलेक्ट? टेक्स्ट फाइल। सुपर स्टोर यूनियन में मैंने क्या सेलेक्ट किया? सुपर स्टोर यूनियन 1। ये सेलेक्ट कर लिया, टैब्ल्यू ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा कि इस फोल्डर में यूनियन 2, यूनियन 3, यूनियन 4 भी मौजूद है। राइट? What I can do is I can drag this into a union. This union, this union, this, and if I open this up, I can see a union of files. These 4 files, union 1, 2, 3 and got the concept? और यूनियन का आपको पता है, लेकिन ये बहुत इनकन्वीनियंट नहीं है 4 फाइलें ड्रैग एंड ड्रॉप करनी। फर्ज करो 3000 करनी हो तो एक फोल्डर में 3000 है, हर 1 घंटे पे T24 फर्ज करो एक फाइल निकाल रहा है, तो 30 दिन की कितनी फाइल बन जाएगी? 30 इंटू 24 आवर्स कितनी बनती है बताओ? 72,500। इतनी फाइल्स क्या आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो? तो उसको ना करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज कि इंस्टेड ऑफ दिस यूनियंस, व्हाट यू कैन डू इज you can right click, convert to union. Now this has become a union. This is asking what file should I put in. So now you can do a drag and drop from here, but you won't do that. 72,000 फाइलें। You would use a वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड क्या करेगा? वाइल्ड कार्ड करेगा ये कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने फोल्डर में जाता हूँ और फाइल का पैटर्न देखता हूँ, लास्ट टाइम आपने विंडोज में सर्चिंग की थी एस्टरिक डॉट समथिंग, तो मेरी फाइल का पैटर्न है समथिंग लाइक दिस। सो इंक्लूड ऑल फाइल्स दैट आर CSV and have a union and some number here. Have a union and some missing number here. I can tolerate it to 1, 2, 3, 4 and 72,500. Got the point? Now this is very dynamic. What if कि मेरे ये जो फोल्डर, ये जो फाइलें हैं वो महीने वाइज अलग अलग फोल्डर्स में, सब फोल्डर्स में बनी हुई हो सकता है ना कि हर दिन का एक एक फोल्डर बन गया, एक 24-24 घंटों का बन सकता है। तो आई कैन चेक दिस एंड एक्सपेंड टू सब फोल्डर। गॉट द पॉइंट? व्हाट इफ कि जिस फोल्डर में बैठा हूं उससे ऊपर भी कोई फोल्डर है जिसके अंदर, जिसमें बैठा हूं वो महीने का फोल्डर है, उसमें दिन मौजूद है और ऊपर साल मौजूद है, तो आई कैन चेक दिस और वो ऊपर से भी उठा दे। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ रहा है? फाइल नेम चेंज होगा तो फिर आपके पास यूनियन इस तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है? फाइल नेम कब चेंज होता है? यूजुअली इस तरह की जो फाइल्स प्रोड्यूस होती है ना, तो उसमें तारीखें आ रही होती है या सीक्वेंस आ रहा होता है, तो फिर आप उसमें से पैटर्न पकड़ते हो। ठीक है? नाउ इफ आई प्रेस दिस ओके, it will automatically load all the files. Where can I see these files? You see, if I put a filter,
फिल्टर बता रहा है कि पूरे डेटा सोर्स में चारों पाथ लोड हो गए। ये बात क्लियर है? मैंने क्या किया, मैंने डेटा सोर्स के ऊपर डाला, लेकिन कहीं पे मैं अपने प्रीव्यू में तो नहीं देख सकता ना। शुरू के 100 रोज के प्रीव्यू में मुझे चारों फाइलें तो पूरी पूरी नहीं दिख जाएंगी। तो मैंने क्या किया, ऊपर गया डेटा सोर्स में फिल्टर, अभी मैंने वो पढ़ाया नहीं, लेकिन उससे जाके मैंने सिर्फ ये देख लिया कि इसमें चारों फाइलें लोड हो गई या नहीं। क्या मैं आपको समझा पाया? सबको क्लियर है? ये यूनियंस का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यूनियन का फायदा क्या होगा? मेरा 2016, 17, 18, 19 चारों साल का डेटा मेरे पास आ जाएगा। नाउ आई कैन डू ओवर द पीरियड एनालिसिस। क्लियर होगी बात? यहां पे आपको वो सारी चीजें वैसे ही डेमोन्स्ट्रेट की जा रही। तो यूनियन इज अ कॉन्सेप्ट, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस यू मेक अ फुल डेटा सेट। क्या सबको ये बात क्लियर है? अप्लाइंग डेटा सोर्स फिल्टर्स, ये अभी मैंने आपको करके दिखा दिया। कैसे करके दिखाया? अच्छा, कब ये लगता कब है? फर्ज करो कि आपने डेटा सोर्स कनेक्ट किया दराज ग्लोबल का, और आप किसमें काम करते हैं? दराज कराची के अंदर। आपकी रिपोर्टिंग भी कराची के सीएफओ को है, और आप फाइनेंशियल्स का डेटा लेकर आ रहे हैं। तो दराज ग्लोबल का जब मैं डेटा इंपोर्ट करूंगा तो क्या मेरे लिए डेटा रिलेवेंट होगा? उस डेटा को लाना और उस पर ज्वाइंस और प्रोसेस करना अपनी पीसी पे। तो आई कैन पुट अ डेटा सोर्स फिल्टर। डेटा सोर्स फिल्टर क्या करेगा? वो डेटा सोर्स को बनाएगा, पूरा डेटा सोर्स के अंदर जो भी ज्वाइंस वगैरह किए सब कुछ बना लेगा। वैसे यूजुअली ज्वाइंस करते नहीं, आपके पास एक टेबल आता है। तो मैं आपको मल्टी स्टेज फिल्टरिंग समझाना चाहता हूँ कि पहले आपने डेटा सोर्स पे फिल्टर कर लिया, डेटा सोर्स पे फिल्टर लगा दिया पाकिस्तान का। क्यों? क्योंकि आप वैसे कराची को रिपोर्ट करते हो, लेकिन यू आर अ शेयर्ड रिसोर्स बिटवीन दराज पाकिस्तान। तो वो कभी कभार बोलते हैं कि भाई ये डैशबोर्ड ना हमें लाहौर के लिए दिखा दो। तो वो करने के लिए डेटा सोर्स पे आप पाकिस्तान का फिल्टर लगाते हो, आप कराची का डायरेक्टली फिल्टर। ये बात क्लियर हो गई? तो डेटा सोर्स पे आपने किसका फिल्टर लगाया? पाकिस्तान का। अब नाउ व्हाट यू वांट कि आपका ये डैशबोर्ड कराची में भी डिप्लॉय हो जाए, कराची में कराची वाले का डेटा दिखे, लाहौर को लाहौर वाले का डेटा दिखे, और वर्कबुक्स आप ही बना के देते हो। तो बात जरा समझना, सबसे पहले मैंने डेटा सोर्स फिल्टर लगाया और उसने क्या सिलेक्ट कर दिया? कंट्री पाकिस्तान। तो मेरा पूरा डेटा फिल्टर होके किस पे आ गया? पाकिस्तान। ये क्लियर है? तो डेटा सोर्स फिल्टर से यही करता है कि अगर आपने कोई डेटा सोर्स सारा बना लिया, या आपने ये सारा ज्वाइन वगैरह करके ये सब बना लिया ना डेटा सोर्स, अब आप इस पे फिल्टर लगाना चाहते हो कि भाई इसमें से फॉर एग्जांपल रीजन जो है वो नॉर्थ ही अवेलेबल हो, तो सारा का सारा डेटा किसका आएगा? नॉर्थ का। नाउ यू सी ऑल एंटायर सैंपल, अगर आपको रीजन दिखाऊं यहां पर, दिस ऑल एंटायरिटी इज, ये बात क्लियर हो गई? तो अगर आपने पूरा डेटा सोर्स बना लिया, ज्वाइन वॉइन सब कुछ कर लिया, आपका डेटा सोर्स फाइनल है, आपने उस पर जो फिल्टर लगाया वो क्या कहलाता है? डेटा सोर्स फिल्टर। कैसे लगता है? टॉप राइट पे आपके पास फिल्टर्स मौजूद है, आप वहां पर करेंगे ऐड फिल्टर और किसी के ऊपर भी फिल्टर लगा सकते हैं। ये बात क्लियर है? अब फर्ज करो मैंने दराज पाकिस्तान को फिल्टर कर लिया, रीजन क्या लगा दिया? अब एक फिल्टर लगाना आ गया ना। अब ये बात को अपने जहन में रखना, और एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उसको जरा समझना। याद है मैंने जब ईटीएल पढ़ा रहा था, तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि मुझे याद दिलाना कि इंक्रीमेंटल और एक्सट्रैक्ट आने आपको पढ़ाना है, बताना है। तो पहले वो कॉन्सेप्ट जरा डिस्कस कर लें। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी। डिस्कस एग्जांपल ये की थी कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा वेयरहाउस से डेटा लोड हो रहा है, और उस डेटा के अंदर मेरे पास 10 दिन की सेल्स अवेलेबल है,
मैंने वो डेटा मूव कर दिया, 10 दिन का यहाँ पे मूव कर दिया, ठीक है। ओटीपी से कहाँ चले गया, याद है? फर्ज करो कि उसमें 12वें दिन का डेटा आता है, तो अब वहां पे 12 दिन का डेटा पड़ा हुआ है, तो मुझे यहाँ से 10 दिन को खत्म करके 12 पूरा मूव करना चाहिए या 2 दिन का उठा के आगे लगा दो? Why did you say 2 दिन का? Why? क्यों? भाई प्रोसेस की कंप्यूटिंग पावर सब बचेगा, सिर्फ 2 रोज को मूव करो। जब 10 रोज में कोई चेंज ही नहीं, वही की वही रोज है, अग्री? तो when there is no change, we can follow an incremental strategy. अच्छा, अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि वो जो 10 रोज थी ना, उसके अंदर लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स चेंज कर दी, आप बोलेंगे एक काम करें आप, अब मसला है, उसको फारिग करो पूरा और 12 का 12 पूरा दोबारा से लोड करो। यू एग्री? एग्री? मतलब ये कि अगर आपका प्रीवियस फैक्ट चेंज होने का खदशा है तो यू वुड डू अ फुल लोड, और अगर प्रीवियस फैक्ट एज इट इज है और आप एक फैक्ट को रख कर उसके आगे से चल सकते हो बाय द डेट और ऑर्डर आईडी और एनीथिंग, तो आप क्या करते हो, इंक्रीमेंटल। यू एग्री? समझ में आ रही बात? अब मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास दराज का डेटा लोड हो रहा है, ऑर्डर्स वाइज डेटा आ रहा है, मेरे पास 1 जनवरी 2023 से लेकर नवंबर 2023 तक के ऑर्डर्स मौजूद हैं। अच्छा, दराज का ऑर्डर एक दफा बुक हो जाता है तो ऑर्डर चेंज हो सकता है? चलो, चेंज नहीं होगा। यू एग्री? व्हिच मींस कि कैंसिल कैन बी अ स्टेटस, कैंसिल होने पे रॉ खत्म नहीं हो जाती। यू एग्री? और ऑर्डर एक दफा जैसा आ गया और मेरे टेबल्यू में आ गया तो मैं लाख दफा भी रिफ्रेश कर लूं, नवंबर तक के रिकॉर्ड में कोई चेंज आने वाला, तो अगली दफा जब मैं दिसंबर को लोड करने आऊं तो शुड आई फुल लोड फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर और दिसंबर ओनली? व्हाई? टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज, टू ऑप्टिमाइज लोडिंग टाइम। मैं क्या करूंगा, ऑर्डर आईडी के ऊपर एक मार्क कर दूंगा कि भाई नवंबर तक के ऑर्डर नोट कर लो, और फिर इस ऑर्डर आईडी से जो भी ऊपर से डेटा आ रहा है उसको लेकर आओ इंक्रीमेंटली। तो फॉर एग्जांपल वो 30,000 रोज थी, वो क्विकली फैच हो जाएगी, बजाय कि आप 1 मिलियन रोज को फैच करो पूरे साल में। यू एग्री? हम लोग बात समझ पा रहे हैं? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीमेंटल एंड फुल लोड। ये बात क्लियर हो गई? अब टैब्ल्यू के अंदर मैंने आपको बताया था TWB होता है, TWB होता है। TWB क्या करता है, उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। वो डेटा कैसे स्टोर होता है, आपके पास टैब्ल्यू में 2 कनेक्शंस होते हैं, एक होता है लाइव और एक होता है एक्सट्रैक्ट। तो जिन लोगों के पास टैब्ल्यू डेस्कटॉप वर्जन है, पब्लिक नहीं, वो अपने टॉप राइट पे डेटा सोर्स में देखें, उनके पास एक ऑप्शन होगा लाइव या एक्सट्रैक्ट, है आपके पास। और जिनके पास टैब्ल्यू पब्लिक है उनके पास ये ऑप्शन नहीं होगा। ऐसी है क्योंकि टैब्ल्यू पब्लिक में बाय डिफॉल्ट एक्सट्रैक्टेड होता है, टैब्ल्यू पब्लिक के अंदर बाय डिफॉल्ट एक्सट्रैक्टेड होता है, उसमें लाइव का ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि टैब्ल्यू पब्लिक किसी लाइव डेटा सोर्स को नहीं पढ़ सकता, अगर पढ़ सकता होता तो लोग उसके ऊपर अपना कमर्शियल काम स्टार्ट कर देते, अपने डेटा सोर्स को कनेक्ट कर दिया, लाइव टैब्ल्यू पब्लिक में मुफ्त की रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी। मेक सेंस? तो उन्होंने इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन किया है कि प्रोडक्ट एक्सपोज भी किया पब्लिक को फ्री में, और जो कमर्शियल टच पॉइंट्स है उनको बंद कर दिए। You cannot export a PDF, you cannot save file locally, your data would go into cloud when you save. तो usually use टैब्ल्यू पब्लिक को डेटा जर्नलिज्म के लिए, जैसे अभी इलेक्शन की रिपोर्टिंग हो रही है इसके लिए, क्योंकि दैट्स पब्लिकली अवेलेबल डेटा। Got the point? People don't use टैब्ल्यू पब्लिक फॉर कमर्शियल पर्पस। ये सबको क्लियर है? अब कमिंग बैक टू टैब्ल्यू डेस्कटॉप, नाउ यू हैव ऑप्शंस ऑफ लाइव एंड एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ETL। तो 2 मिनट के लिए रोकता हूं, मैं पहले लाइव की बात करता हूं। अगर मैं लाइव सेलेक्ट करता हूं और मेरा SQL के डेटा सोर्स से कनेक्टेड, अभी मेरी ट्रांजैक्शन बुक हुई है और अगर वो डेटाबेस में आ गई, तो मैं लाइव, अगर मेरा डेटा सेट होगा ना, जब उसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरा डैशबोर्ड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपडेट होगा। क्यों? क्योंकि वो फ्रेश क्वेरी जाकर सर्वर में रन करेगा, उसके अगेंस्ट आंसर आएगा, उसकी बेसिस पे टैब्ल्यू में कंप्यूटेशंस करेगा
और आपको क्या दिखा देगा, डैशबोर्ड। क्या ये बात समझा पा रहा हूं? दिस इज द लाइव कनेक्शन। मुझे एक बात बताओ, मेरा डेटाबेस लाइव चलता ही नहीं है, -1 चलता है। मेरा डेटाबेस -1 चलता है। मतलब ये कि दिन के अंदर मैं 15 दफा भी रिफ्रेश कर लूं, मेरा डेटा सोर्स वही रहेगा, डेटा वही रहेगा। 1 लाख की सेल है, एक दिन पहले की आएगी, जब तक ईटीएल चलेगा नहीं वो अपडेट। तो इस सूरत में मैं अगर लाइव कनेक्शन सेलेक्ट करता हूं तो मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूं या हार्ड वर्क कर रहा हूं? आई एम डूइंग हार्ड वर्क, राइट। बार बार मैं डेटाबेस में जाके क्वेरी चला रहा हूं इस तलाश में कि कोई अपडेटेड डेटा मिलेगा, लेकिन मेरे प्रोसेसेस कहते हैं मुझे जब तक रात के 12 नहीं बजेंगे मुझे अपडेटेड डेटा नहीं मिलेगा। तो इस सूरत में मुझे लाइव कनेक्शन रखना चाहिए, एक्सट्रैक्ट। अब समझ में आ गया एक्सट्रैक्ट की मीनिंग। अब जब मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं तो एक्सट्रैक्ट लाइव कनेक्शन तो है नहीं, तो दैट मींस इट शैल हैव सम इंटरवल्स। 4 घंटे में रिफ्रेश, 2 घंटे में रिफ्रेश, 12 घंटे में रिफ्रेश, हफ्ते में एक दफा रिफ्रेश। ये जो रिफ्रेशिंग फंक्शनैलिटी है ना, ये टैब्ल्यू डेस्कटॉप में अवेलेबल, कहां पे अवेलेबल है? टैब्ल्यू सर्वर पे। तो जब आप पब्लिश कर लेते हो ना, तो पब्लिश करने के बाद आप वहां पे स्केड्यूल सेट कर देते हो कि इसके एक्सट्रैक्ट को वीकली चेंज करना, इसको डेली अपडेट करना, और ये ऑटोमेटिकली चलता है। ये बात क्लियर है? लेकिन जो एक्सट्रैक्ट का जो ऑप्शन है उसके अंदर 2 स्ट्रेटजीज अवेलेबल है, एक फुल लोड है और एक है इंक्रीमेंटल लोड। जब आप टैब्ल्यू में डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो तो उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसको बार बार डेटा को लोड करके प्रोसेस करने की जरूरत, एक दफा आपने जब एक्सट्रैक्ट कर लिया है तो उस एक्सट्रैक्टेड डेटा पे जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो वो शायद 2 सेकंड में आंसर दे दे। लेकिन जब आप लाइव डेटा सोर्स के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करके विजुअलाइजेशन बनाओगे तो वो क्या करेगा, लाइव की वजह से वो डायरेक्टली जाके उसकी क्वेरीज ट्रांसलेट करेगा। जो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो ना, उसके पीछे टैब्ल्यू का एक पेटेंट है विस्क्यूएल के नाम से। विस्क्यूएल क्या करता है, आपके हाथों के जेस्चर को एसक्यूएल क्वेरी में तब्दील करता है। पहले आपने कौन सी चीज डाली, उसके बाद कौन सी चीज डाली, तो ऑटोमेटिकली उसके पीछे वो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ग्रुप बाय करके खुद ही क्वेरी बना लेगा। अंडरलाइन क्वेरीज ही चल रही है। ये बात क्लियर है? बस सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप पे चल रही है। तो लाइव कनेक्शन में क्या होगा, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, वो क्वेरी उठाएगा, डेटाबेस पे जाके रन करेगा, डेटा को रन करेगा, यहाँ पे आपने कोई कैलकुलेटेड फील्ड बनाएगी उनको कैलकुलेट करेगा, फिर आपके डैशबोर्ड को पॉपुलेट करेगा। क्या इस प्रोसेस में टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्सट्रैक्ट तो ये काम वो 1 मिनट लेगा, पहले शायद आधा घंटा ले ले, शायद एक्सट्रैक्ट करने में 15 मिनट ले ले बेस्ड ऑन साइज ऑफ डेटा सोर्स। लेकिन एक दफा कंप्यूट करके रख लिया तो उसको बार बार डेटाबेस में क्वेरी करने की जरूरत। अब उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, आप सवाल पूछते जाओ, वो अपने अंदर से कंप्यूटेशन करके सिर्फ कैलकुलेशन के बेसिस पे आंसर दे देगा। अब उसको डेटा बार बार डेटाबेस से फैच करने की जरूरत नहीं है। क्या मैं आपको बात समझा पा रहा हूँ? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शन, दैट इज लाइव एंड extract. And extract has 2 strategies available to update the extract. One is full load and another one is incremental. So if your data is for example working on a basis के उसके अंदर for example नवंबर तक का extract कर लिया और दिसंबर का नया फैक्ट आना है, नवंबर तक कोई चेंज नहीं आएगा, तो try to prefer an incremental extract load, right? And if your data उसका फैक्ट चेंज होने वाला है, जैसे for example I work इन फॉर एग्जांपल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, हमारे पास ट्रांजैक्शंस बुक होती है, तो लोगों के फॉर एग्जांपल चेक्स होते हैं, जब चेक वेरीफाई हो जाते हैं तो उनकी ट्रांजैक्शन हो जाती है वेरीफाई, और अगर नहीं होते तो उनकी ट्रांजैक्शन का स्टेटस होता है पेंडिंग। तो मुझे बताओ कि अगर मैं पिछले महीने की पिछले हफ्ते की ट्रांजैक्शंस लेकर आ गया हूं टैब्ल्यू में, अभी उसका स्टेटस पेंडिंग है, आज मैं रिफ्रेश करूंगा तो हो सकता है कि वेरीफाई हो गया हो। तो मुझे इंक्रीमेंटल करना चाहिए फुल लोड? इंक्रीमेंटल या फुल लोड? फुल लोड, बिकॉज पिछला फैक्ट जब चेंज हो रहा है दैट मींस आई नीड टू प्रेफर अ फुल स्ट्रेटजी। हमने रखी है डिफेंस के लिए।
जो थोड़े हालात खराब होने का सुनने में आया है, तो आउट करें। इन केस अदरवाइज तो हम क्लास को फिर ऑफ कर देंगे। फिर हम करेंगे कि इन दैट इमरजेंसी केस हम एक एक्स्ट्रा क्लास कल या परसों या तरसों स्केड्यूल करेंगे ताकि हम चीज़ों को कर पाएंगे। पर जब तक नहीं आती है तब तक हम सवाल लेंगे। प्लीज प्लीज सवाल डैशबोर्ड लाइव है, मींस हम डेली बेसिस पर बात करेंगे। उसके डैशबोर्ड जो है उसकी हम स्नैप्स डेली बेसिस की रख सकते हैं। लाइव डेटा आएगा, उसका स्टेटस चेंज हो रहा है। और अगर हमें प्रीवियस किसी डे का जो है वो डैशबोर्ड कंपेयर करना है, तो वो वहाँ पे तो अवेलेबल नहीं, लाइव चल रहा है, डेली चेंज हो रहा है, So वीकली हो रहा है। we are choosing wrong tool to create a snapshot. डैशबोर्ड्स में नहीं होती, नहीं, वो पुश होगी डेटा वेयरहाउस पे। डेटा वेयरहाउस स्नैपशॉट्स बनाएगा टू स्टोर अ फैक्ट एट सर्टेन स्टेज। फॉर एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एसेट मैनेजमेंट के अंदर लोगों की सेल्स आती है कि भाई मैं ये बुक करना चाहता हूँ, मैं इस फंड के अंदर यूनिट्स खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है जिसने यूनिट्स खरीदे थे, 100 यूनिट्स खरीदे थे, तो नवंबर तक पता चला दिसंबर की 1 तारीख को उसका चेक कैंसिल हो गया, तो नवंबर का 100 लेकिन वो पेंडिंग पे। अब वो मेरी स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है कि मैं वेरीफाई होने ट्रांजैक्शन के बाद स्नैपशॉट या वेरीफाई होने से पहले बनाऊंगा। ये बात क्लियर नहीं, लेकिन ये सारी स्ट्रेटेजी पुश डाउन है टुवर्ड्स डेटा वेयरहाउस। इसका डैशबोर्ड की स्नैपशॉटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। डैशबोर्ड पर जस्ट रीड अ रेलेवेंट स्नैपशॉट। अच्छा, तो इसका जवाब देंगे, लेट्स से ये डेटा वेयरहाउसिंग मैनेजमेंट तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना, मैनेजमेंट को तो चाहिए डैशबोर्ड। अब लेट्स से अगर वो मैनेजमेंट आपसे ये हमसे ये पूछती है कि भाई पिछले वीक का निकालो, क्या स्टेटस था, कितनी सेल्स थी, कितनी सेल रिटर्न थी, कितना वॉल्यूम था, मुझे फला डेट का बताओ। सो हमारे पास जो डैशबोर्ड बना है वो लाइव आज का दिखा रहा है, एक हफ्ते पुराना या 15 दिन पुराना नहीं दिखा रहा है। सो उसका फिर हम एग्जांपल देता हूं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वैल्यूज। सब लोग गौर से सुनिएगा क्योंकि ये सबसे एप्लीकेबल है। दो तरह की वैल्यूज होती है, एक वो वैल्यूज जो ट्रांजैक्शन वाइज होती है और एक वो वैल्यूज होती है जो समराइज बैलेंस वाइज होती है। व्हाट द पॉइंट? समराइज बैलेंस वाइज के लिए आपको स्नैपशॉट डेट अपने डेटा सेट में लाना जरूरी है, तभी जाकर आप इस वीक और लास्ट वीक दिखा सकते हैं। यस मैं ये लेकिन फॉर ट्रांजैक्शनल डेटा यू कैन मेक अ स्मार्ट समरी, क्योंकि आप ट्रांजैक्शनल डेटा के लिए वीक टू डेट बना ले बाय क्लबिंग अप ट्रांजैक्शंस फॉर द वीक एंड देन फॉर द वीक। तो आप ट्रांजैक्शंस का स्पैन कम करेंगे तो आपका वीक टू डेट क्या हो जाएगा, कम, और ट्रांजैक्शन से स्पैन बढ़ाएंगे तो आपका वीक टू डेट क्या हो जाएगा। व्हाट द पॉइंट? तो दोनों डेटा सोर्सेस पे आप अलग तरीके से खेलते हो। तो इफ यू हैव अ बैलेंस डेटा, तो बैलेंस डेटा में आपके पास एक फील्ड होती है डेटेड की, कि कौन सी तारीख का है, तो फिर आप उसकी तारीख की बेसिस पे डायनेमिकली बैलेंसेस को डिस्प्ले करते हो। लेकिन इनफैक्ट इफ यू हैव अ ट्रांजैक्शनल डेटा, देन आपकी जो समिंग की लॉजिक है वो खुद ही इग्नोर कराती है कि मैंने किस विंडो को कंसीडर करना है, किसको कंसीडर नहीं करना। क्या ये बात मैं आपको समझा पाया? नहीं भी समझ में आए तो जब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। इसमें फिल्टर्स का भी ऑप्शन होते हैं, डेट से फिल्टर करने और डेट का फिल्टर देखिए, सब कुछ अवेलेबल है। अभी हम टूल के अंदर डाइव इन ही नहीं किया है, ठीक है। जिस तरफ मैं आपको क्लास के एंड तक ले जाना चाहता हूँ ना, वहां तक हम डाइव इन कर चुके होंगे। तो हम थोड़ा सा पेस आगे बढ़ाएंगे। होपफुली आपको एक्सट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ETL से जो है वो हम लोग जो है वो ये कॉन्सेप्ट लेकर आ गए इंक्रीमेंटल और फुल लोड का, और हमने एक्सट्रैक्ट के अंदर ये कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। क्या सबको एक्सट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो बाय डिफॉल्ट 90% यूज केसेस के अंदर हम 90 नहीं 95 तक मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं क्या यूज करना चाहिए, एक्सट्रैक्ट। और 5% केसेस में क्या यूज करोगे? क्लियर होगी बात? जब डेटा एज इन रिक्वायर्ड फ्रेश रिक्वायर्ड है तो आप लाइव यूज करो। लेकिन डेटा का पता है कि फ्रेश रिक्वायर्ड नहीं है, मेरा डेटा है day-1 day-2, तो आप वहां पे एक्सट्रैक्ट कर लो। आपकी जो ड्रैग एंड ड्रॉप पे जो परफॉर्मेंस है, आउटकम ऑफ योर डैशबोर्ड है, दैट विल सिग्निफिकेंटली इनहांस। क्लियर? अब यहाँ पे उसकी सारी लफाजी, उसकी सारी इलस्ट्रेशन बताई गई, आप तसल्ली से पढ़ सकते हैं। ये मजे का पेटेंट है टैब्ल्यू का। तब तक मैं उस समय वही बात कर रहा हूँ।
आयुष और सारे फैसल थोड़ा सा जैम होना शुरू हुआ है और टेस्ट वगैरह, तो पहले आप अपने घर पे रास्ता कर लें, 2 मिनट का ब्रेक अवेलेबल है, यहीं पे बैठे तसल्ली से घर पे रास्ता कर लें, देखें आप अपना रास्ता सर्च करें, अगर वो खुला हुआ है तो आप निकल जाएं, और अगर वो नहीं खुला हुआ है तो आपके जब तक रिलेटिव यहाँ पे आपको लेने नहीं आते तो सेफली जो है वो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, ठीक है, तब तक क्लास नहीं चल रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पे सेफली स्टे करके क्लास होगी, ठीक है। तो आई थिंक लेट्स कॉल इट अ डे। मैं आपको आखिरी चीज समझाना चाहता हूँ और कुछ कॉन्सेप्ट बाकी है। वी विल स्केड्यूल क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लास। अच्छा, पिछली वाली ऑनलाइन क्लास बोरिंग तो नहीं हुई थी? इंटरेक्टिव थी? कितने 10:30? अच्छा एक 10:30 से 12 रखी थी ना, वो हम 12:30 1 तक गए थे, वो एंड में एंथुसियास्ट बैठे हुए थे। अच्छा देखो, थोड़ा सा तो पढ़ने के लिए बियॉन्ड माइल जाना पड़ता है ना अब। हाँ रिलेशनशिप्स में मेरे रिलेशनशिप। अच्छा यहाँ पे सिर्फ क्विकली ये देख लें, आप लोग राब्ता करते रहे लेकिन सिर्फ सुन लें। यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जब आप टैब्ल्यू में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना, तो टैब्ल्यू बैकएंड पे क्वेरीज जनरेट करता है। आपको मैंने दिखाया था ना कि आपने सेल्स डाला था और कैटेगरी डाला था, तो आपने इन्विजन किया था सेलेक्ट कैटेगरी सम सेल्स फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय कैटेगरी, याद है? तो टैब्ल्यू भी जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना, तो यही काम बैकएंड में कर रहा होता है। ये नोटिस करें, जब आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना, तो टेक्निकली टैब्ल्यू भी वही कर रहा होता है, सेलेक्ट करता है कैटेगरी और सम सेल्स को ग्रुप बाय करता है कैटेगरी वाइज, तो आपके सामने पूरी आती है। तो टेक्निकली इफ यू सी, ये बैक एंड में अगर मैं टैब्ल्यू के परफॉर्मेंस इंजन को खोलूं, टैब्ल्यू का एक परफॉर्मेंस इंजन है, जब आपके पास क्वेरीज जब चलती है ना टैब्ल्यू पे, सर 10-10 घंटे से मेरा डैशबोर्ड लोड नहीं होता, तो वहां पे हमारे ऐसे टैब्ल्यू कंसल्टेंट जाते हैं और टैब्ल्यू का परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट खोलते हैं, तो वो एक्सट्रैक्ट बताता है कि ये क्वेरी चलने में मुझे आधा घंटा लग रहा है, ये वाला हिस्सा चलने में मुझे 1 घंटा लग रहा है, तो हम सर्टेन एरियाज में ऑप्टिमाइजेशन का परफॉर्मेंस करते हैं। तो वो जब इंजन खोलते हैं, उस इंजन के अंदर हमारे पास क्या होती है? क्वेरीज होती है। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो विस्क्यूएल एक टैब्ल्यू का पेटेंट है जो काम ये करता है कि आपके हैंड जेस्चर्स कि आपने कौन सी चीज टेक्स्ट पे डाली है, कौन सी चीज कलर्स पे डाली है, उसकी बेसिस पे एक फाइनल क्वेरी लिखता है। क्या सबको ये बात क्लियर है? अब इसकी वजह से आपको नजर आएगा कि कुछ टैब्ल्यू के जोन्स है जिसके अंदर जब आप कॉलम्स में डेटा डालोगे तो आपकी वैल्यू ब्रेक हो जाएगी, जब आप रॉज में डेटा डालोगे तो आपकी सेल्स की वैल्यू फर्दर ब्रेक हो जाएगी। तो जब हम ग्रुप बाय के अंदर फर्दर एट्रीब्यूट्स डालते हैं तो हमारे वैल्यूज ब्रेक हो जाती है। तो इसी तरीके से टैब्ल्यू काम करता है। क्या आपको सबको ये बात क्लियर है? अब कोई 5 मिनट आप मुझे सिर्फ दे और मैं आपको क्विक रनडाउन चीजों के बारे में। आपने ये आइकन्स देखे होंगे, एबीसी, कैलेंडर, डेट टाइम, सिर्फ मैं आपको थोड़ी सी वोकैबुलरी समझा देना चाहता हूँ ताकि मैक्सिमम एरिया कवर हो जाए। एबीसी लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? तो कस्टमर का नाम है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट टाइप है, कैटेगरी है, कस्टमर टाइप है, ये सब चीजें किससे आ रही होंगी? डू यू एग्री? अगर फर्ज करें मेरा जो सेल्स का कॉलम है वो ये लग के आ रहा है, तो क्या ये सही बात है? दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? व्हाट आई नीड टू डू इज टू चेंज द डेटा टाइप। डेटा टाइप चेंज करने जाऊंगा, मुझे नजर आ रहा है कि मेरा मेजॉरिटी ऑफ डेटा खराब हो रहा है क्योंकि डेटा क्लीनिंग की जरूरत है। वेयर शुड आई गो फर्स्ट? Go to Tableau Prep, correct, clean your data, now bring to Tableau. Got the point? As a Tableau consultant, आपको ये holistic strategy पता होनी चाहिए कि मैंने कब किसके लिए कौन सा इस्तेमाल करना है। आप जो है वो किचन की चूड़ी से बकरा ज़िबा नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास आ रही है डेट वैल्यूज, फिर आपके पास आ रही है, अच्छा पीछे से लोग जो है वो यूं आंखें बना के देख रहे हैं कि नहीं नजर आ रहा, ये कैलेंडर का आइकन है, ये कैलेंडर एंड डेट टाइम है। अच्छा कैलेंडर और डेट टाइम में क्या फर्क होता है? कोई स्मार्ट बंदा बता सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ और उसके अगेंस्ट मेरे पास डेटा आ रहा है। लास्ट टाइम हमारे पिछले बैच के अंदर एक बंदा मौजूद था जो भाई कल्फला से था, कंप्लेंट डिपार्टमेंट से। तो मैं किसी बात की कंप्लेंट कर रहा तो सर मैं कंप्लेंट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ तो उसके बताया कि भाई उसके पास कंप्लेन आती है ना, तो उसके पास एक मसला था
उसको ये पता ही नहीं चलता था कि वो कंप्लेन कितने बजे आई। तो डेवलपर ने क्या किया था, डेवलपर ने जब डेटाबेस बनाया ना तो उसके अंदर डेट की जगह, डेट टाइम रखने की जगह डेट कर दिया। तो होता यह था कि ऑटोमेटिकली जब टैब्ल्यू फेच करता था तो टैब्ल्यू जब कोई डेट मौजूद, डेट के साथ कोई टाइम मौजूद ना हो तो बाय डिफॉल्ट जो टाइम होता है ना रात के 12 बजे होता है। तो हर कंप्लेन ही रात के 12 बजे बुक होती है। वो ये सोच रहा है कि यार ये क्या सीन है, टाइम एनालिसिस कर रहा था कि लोग किस तरह के करते हैं। या फॉर एग्जांपल हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन की एक एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का डाउन टाइम कब ले रहा है। अब नाउ दिस इज रियल लाइफ एनालिटिक्स। लोग डेटा ड्रिवन डाउन टाइम नहीं करते, क्या करते हैं, उठा के डाउन टाइम कर दिया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को रिक्वायरमेंट है सर ये पैच करना है, डाउन टाइम ले लो। उससे क्या होता है, लोग दिन पे गालियां दे रहे होते हैं कि भाई मैंने यूज करना था और ये जो है वो इस टाइम पे बंद कर दिया। बैंक ने कोई इंटीमेशन, अच्छा अगर आपको बैंक इंटीमेशन दे भी दे, आपके बिजनेस आवर्स में बंद करे तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा। That means कि बैंक need to be working very vigilantly. They need to analyze कि उनकी मोबाइल एप्लीकेशंस को लोग किस टाइम पे यूज करते हैं। तो अगर मेरे पास डेट टाइम की फील्ड होगी तो आई कैन मेक एन एनालिसिस ओवर टाइम, जिसके अंदर मैं क्लॉक बना सकता हूँ कि 24 आवर्स में व्हाट आर द हॉट स्पॉट्स एंड व्हाट आर द लाइट स्पॉट्स। आई कैन टेक अ डाउन टाइम इन द लाइट स्पॉट। व्हाट द पॉइंट, कम से कम लोग डिस्टर्ब होंगे। तो इस स्पेस के अंदर अब आप आ चुके हो, अब आप लोग प्रेप से निकल गए हो, एसक्यूएल से निकल आए हो, अब एनालिटिक्स की स्पेस में आ गए हो, जहां पर फैंसी चार्ट बनाना कोई कमाल की बात नहीं है, उसका एनालिसिस करना, उसको प्रैक्टिकल प्रोडक्शन में डालना मैटर करता है। ये बात क्लियर है। तो ये these are some of the वेरिएबल्स जिसमें आपके पास डेट टाइम आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही है, ग्लोब आ रहा है। ये जो ग्लोब है वो आपने नोटिस किया था सिटी और स्टेट पे मौजूद था, याद है। अच्छा, जिस जिसके मामलात होते जाएं वो जाता जाए, बिल्कुल। अगर किसी के मामलात जल्दी हो गए अटेंडेंस भी ले लेते। अच्छा, रिसेंटली खामोशी से जिसको जाना है वो जाता है, अटेंडेंस में ले जाऊं, और अगर किसी का कोई मसला है तो मुझे मैसेज कर दें, ठीक है। यहाँ पर नोटिस करें, अच्छा लेडीज और बाकी लोग अपने रास्ता कर लें ताकि बुला सकें, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और डेटा टाइप बता रहा हूँ। आपने जैसे अभी आइकन्स देखे ना, इस आइकन के अलावा टैब्ल्यू ने एक नई डेटा टाइप इंट्रोड्यूस की है, दैट इज इमेजेस। टैब्ल्यू के अंदर पहले इमेज और यूआरएल को रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। जैसे आपने एक्सेल में देखा, एक्सेल में एक नई डेटा टाइप आई है मनी और ज्योग्राफी आएगी। अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है, वो बिग टॉरेंट से डाउनलोड किया हुआ क्रैक एक्सेल नहीं है, लेटेस्ट एक्सेल अगर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। ऑफिस 365 की सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो आपको ऊपर डेटा टाइप्स के अंदर नजर आएगा ज्योग्राफी, स्टेट, मनी, इस तरह से आ रहा है। तो इसी तरीके से टैब्ल्यू ने नई डेटा टाइप इंट्रोड्यूस की है, दैट इज इमेज। यहां पे नोटिस कीजिए, आपने यहां पर कंट्री डाली, कंट्री डालने के बाद आपने कंट्री के बाद आपने इसको कर दिया यूआरएल। यूआरएल का फायदा ये हुआ कि फर्ज करें कि आपने बता दिया कि आपकी हर कंट्री का इमेज क्या आ रहा है। अब ऑफनली मसला ये आता है कि आपको रिपोर्ट बनानी होती है जिसमें एम्प्लॉयज की शक्ल दिखानी होती है। फर्ज करो एचआरएमएस की रिपोर्ट आ रही है, ये इस बंदे की परफॉर्मेंस है, लेकिन मुझे उसकी शक्ल दिखानी है। तो शक्ल दिखाने के लिए टैब्ल्यू में कोई ऑप्शन नहीं था, तो टैब्ल्यू ने दे दिया कि एक वैल्यू दे दी है, दैट इज बेस्ड कि अगर आप उसके अंदर अपनी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो एचआरएमएस है, फर्ज करो एचआरएमएस में बनना है https www.karachi.com/hyderali.png, तो आपने ये यूआरएल दे दिया हर एक के अगेंस्ट में। तो हैदर अली का जब रिकॉर्ड आएगा तो उसके आगे हैदर अली का इमेज बना हुआ होगा। क्या ये बात मैं आपको समझा पा रहा हूँ? यही चीज यहाँ पे डेमोस्ट्रेट ये कर रहा है। जैसे ही ये यूआरएल को क्लिक करेगा, इमेज रोल यूआरएल, जब ये क्लिक कर लेगा तो क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे मैप के आइकन्स आ गए थे। तो क्लियर है सब लोगों को ये बात? इसके अलावा मैंने छोड़ दिया है, जिसको जाना है, कोई अर्जेंसी है वो जा सकता है, कोई मसले की बात नहीं है। मैं छोटी सी वोकैबुलरी कंटेंट कर रहा हूँ और इसमें कोई मैं हैंड्स ऑन कुछ भी नहीं पढ़ा रहा।
वो जो मैं क्लास करूंगा उसके अंदर हैंड्स ऑन पढ़ाऊंगा और मेक श्योर कि थोड़ा सा मैं रिवीजन भी करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हायरार्की का आइकन होता है, टैबल्यू के अंदर एक हायरार्की का आइकन होता है। हायरार्की का आइकन क्या होता है? जब मैं अपने पास हायरार्कीज क्रिएट करता हूँ, तो जब हम हायरार्की सीखेंगे ना तो वहां पे इस आइकन को दोबारा रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। तो आप सब ने याद दिलाना है कि सर हायरार्की का आइकन क्या होता है। इसी तरीके से जब हम टैबल्यू में बिन्स बनाएंगे तो उसका आइकन कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। अब बिन्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, जब हम बिनिंग सीखेंगे तो सब ये चीज सीख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये आइकन आता है, वो किस चीज का होता है? चीज का होता है सेट्स का। सेट्स का जो आइकन होता है, जब हम सेट्स बनाना सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आइकन देखा है, अभी रिसेंटली देखा था। कहाँ देखा था? ब्लेंडिंग, एक्सीलेंट। ब्लेंडिंग के अंदर हमने ये आइकन देखा था, और जब हम इस आइकन को क्लिक करते थे तो क्रॉस में आ